हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला फैमिली। रादर मुझे बोलना चाहिए वेलकम टू येट अनदर एक्साइटिंग सेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अरे सर, काहे का एक्साइटिंग? इतना बोरिंग चैप्टर आप हमें पढ़ा रहे हो, इतनी सारी चीजें हमें रटनी पड़ती है। तो बेटा यही तो मैंने कहा था, इस बदनाम चैप्टर की इज्जत बढ़ाने के लिए तो तुम और हम मिल रहे हैं साथ में, है ना। हमने पिछले सेशन के अंदर इस चैप्टर को शुरू किया था और इस चैप्टर की बहुत सारी चीजें अनफोल्ड करी थी, बहुत सारे पॉइंट्स थे जो हमने सीखे थे। आई एम श्योर आप लोगों ने डीपीपी से प्रैक्टिस करा होगा और आप लोगों को ऐसा समझ में आया होगा कि क्या क्या बातें जो हमने पढ़ी हैं हम उसको कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं। अगर हम एक क्विक सा रिकैप ले पिछले सेशन का, तो हमने क्या क्या पढ़ा था यार। बेटा हमने सबसे पहले तो प्री रिक्विजिट्स कवर किए थे, है ना, जो हमने पुराने चैप्टर्स में पढ़ा है, जैसे कि एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सारी बातों के बारे में बातचीत की थी। फिर हमने एक बेसिक पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक कौन से होते हैं वो समझा था पीरियोडिक टेबल से। हमने हमारे अलग अलग पी ब्लॉक में जो ग्रुप्स आते हैं उनके नाम समझे थे, वो निक्टोजन, चाल्कोजन, हैलोजन, इनर्ट गैस, जो सब आप लोग पढ़ा करते थे, राइट। जब ये सब हो गया था तो हमने फिर प्रॉपर ग्रुप 15 के बारे में बातचीत शुरू करी थी। हमने उसकी जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बातें करी थी। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करने के बाद में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा की थी, राइट। जब फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा हुई थी तो हम लोगों ने ये डिस्कशन भी उठाया था कि नाइट्रोजन की एनॉमलस प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। हमने उसकी कोवेलेंसी पे बात करी, हमने उसमें डी ऑर्बिटल ना होने की बात करी, हमने उसके अंदर पी पाई बनने की बात करी और पी पाई डी पाई ना बनने के बारे में भी बात करी थी, राइट। जब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पूरे तरीके से डिस्कस करी, हमने एलोट्रॉप्स के बारे में चर्चा करी, हमने उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर्स निकाले थे। सही बात है। जब हमने ये सारी बातें डिस्कस कर दी थी तो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन शुरू किया था और वहां पे मैंने एक सवाल पे वो चैप्टर आपका रोका था, जहां मैंने आप लोगों के लिए एक होम असाइनमेंट दिया था कि ड्रैगो कंपाउंड्स क्या होते हैं, पढ़ के आना। तो आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे पढ़ के आए होंगे, हो सकता है कुछ बच्चे ना पढ़ के आए हों। तो यहां पे बेटा ध्यान से समझना, आज के लेक्चर में हम लोग बातचीत करते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले आज का गोल डिसाइड कर लें जरा। गोल डिसाइड होना बहुत ही जरूरी है कि हमें आखिर आज के सेशन में करना क्या है। तो बेटा सबसे पहले आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की, जहां पे हमने पिछले सेशन में शुरू करी थी बात। अब बात चली है तो दूर तक जाएगी, तो सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना जरूरी है। जब केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस हो जाएंगी बेटा, तो उसके बाद में मैं आपसे शुरू करूंगा बातचीत करना क्या चीज की, अलग अलग कंपाउंड्स और उनकी प्रॉपर्टीज जो मुझे इस ग्रुप के लिए पढ़नी है, ठीक है। हमारा टारगेट है आज हम नाइट्रोजन के कंपाउंड्स और नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज सारी कवर कर लेंगे कंपाउंड्स वालों की। फास्फोरस हम आगे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हम कितना कवर कर पाते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ बातें सुनी थी और पुरानी बातों के हिसाब से चीजों को समझा था। आज बहुत सारी नई रिएक्शंस आने वाली है पिक्चर में, बहुत सारे नए कंपाउंड्स आप लोग देखने वाले हो, बहुत सारी नई रिएक्शंस ऐसी जिन पे डायरेक्ट सवाल आते हैं। आज हम क्वेश्चंस भी देखेंगे कि कौन कौन से जेई नीट में पुराने सवाल आए हुए हैं जो हम जो भी पढ़ते हैं उसको डायरेक्ट अप्लाई करके देख पाए, ठीक है। तो चलो हम लोग अपनी चर्चा शुरू करते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज से। ओके तो केमिकल प्रॉपर्टीज हम पिछली बार में क्या पढ़ रहे थे? पहली बात तो केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है ऐसी रिएक्शंस जो मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज उस एलिमेंट की जहां केमिकली कुछ हो रहा हो, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू तुम समझ पाओ चीजों को, ठीक है। तो मैंने आपको पिछली बार समझाया था, हम हाइड्रोजन के साथ बात करेंगे, हम ऑक्सीजन के साथ बात करेंगे, हम हैलाइड्स के साथ में बात करेंगे, ठीक बात है। तो हमने हाइड्रोजन वाला चर्चा शुरू करी थी और मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने बोला था कि एक ऑर्डर है जो बड़े ध्यान से तुम लोगों को समझना होगा कि जो बॉन्ड लेंथ है, हमने पिछली बार शायद इनकरेक्ट ऑर्डर लिख लिया था, बट ठीक है उससे हमारी लर्निंग में कोई असर नहीं आया क्योंकि हमने एनीवेज रीजनिंग से चीज समझ ली। बट स्टिल एक ऑर्डर की बॉन्ड लेंथ जो होती है वो तुम्हारी बॉन्ड एनर्जी के या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के कैसी होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और यही पॉइंट था जिसने मुझे यह समझाया कि अगर मैं NH3 से लेके PH3 से पार होते हुए ASH3, SbH3 और BiH3 के बारे में अगर आप लोगों से बात करने लगूं तो मुझे यह समझ में आता है कि NH बॉन्ड या EH बॉन्ड, NH, PH, ASH, SbH और BiH, जो EH बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है वो BiH3 में सबसे ज्यादा होती थी और NH3 में सबसे कम होती थी।
क्योंकि वहां बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती थी, तो हम बोलते थे कि ये जो बिस्मथ और हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, वो इजीली टूट सकता है। तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो थी वो डाउन द ग्रुप जाने पे हाइड्राइड्स के केस में क्या हो रही थी, कम हो रही थी। और इसी चक्कर में मैंने कहा था क्योंकि वो बॉन्ड आसानी से टूट सकता है, तो वहां जो हाइड्रोजन है दैट इज समथिंग जो मैं इजीली किसी को दे पाऊंगा। और अगर मैं हाइड्रोजन इजीली दे पाऊंगा तो आई कैन से कि मेरा रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा वहां पे ज्यादा। तो NH3 मेरा माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट हुआ करता था और BiH3 मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हुआ करता था, राइट। इसके बाद में हमने चर्चा शुरू करी थी, जहां हमारा लेक्चर हमने खत्म किया था वो था बेसिसिटी। हमें बेसिसिटी का जवाब नहीं मिला था क्योंकि आप एक ऐसी चीज पे आके अटक गए थे जो हमें रिकॉल नहीं हो पा रही थी, दैट वाज ड्रैगो। तो एक बार ना ढंग से उस चीज के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो बेटा जी हमें चर्चा करनी है बेसिसिटी की, तो ध्यान से सुने बातों को। बेटा बेसिसिटी का मतलब मैं किस चीज का ऑर्डर निकालना चाहता हूं, मैं निकालना चाहता हूं बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो ना मैं आपको तीन तरीकों से समझाता हूं ये बात, ठीक है। इनफैक्ट दो तरीकों से समझते हैं, तीसरा तरीका देखेंगे, जरूरी होगा तो समझेंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। आप लोग मुझे एक बात बताओ, अभी अभी आप लोगों ने बात करी है NH3, PH3, ASH3, SBH3 एंड लास्टली BiH3। बेटा अभी अभी आपने मुझे बोला है कि जो BiH3 है सर आपका वो कैसा है, जो BiH3 है सर आपका वो कैसा है। BiH3 आपने बेटा मुझे बोला है कि ये क्या है, मेरा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट। और जो NH3 है वो आपने मुझे बोला है बेटा कैसा है आपका, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। बोलो ये बात आप मान रहे हो क्या, इस चीज को आपने मुझे अभी अभी क्या बताया है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे, और इस चीज को आपने मुझे अभी अभी क्या बताया है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा ये आपने किस आधार पे बोला था रिड्यूसिंग एजेंट वाला, रिड्यूसिंग एजेंट वाली बात आपने इस आधार पे बोली थी कि ये जो है क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है, इस बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कम है, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन का निकलना बहुत ही आसान है, BiH वाले बॉन्ड को तोड़ना बहुत इजी होगा। बेटा अगर यहां बॉन्ड को तोड़ना इजी होगा, यानी कि मैं इस बात को ऐसे भी बोल दूं क्या कि यहां हाइड्रोजन देना आसान है, इसीलिए तो हम इसको रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा बोल रहे हैं कि इजीली हाइड्रोजन दे देगा, जबकि ये हाइड्रोजन इजीली नहीं दे पाएगा। बेटा अगर ये इजीली हाइड्रोजन दे देगा तो क्या ये अच्छा एसिड हो गया क्या, एसिड्स कौन होते हैं जो इजीली H+ दे देते हैं, तो ये अच्छा एसिड हो गया। अगर ये अच्छा एसिड हो गया तो ये कैसा हो गया, वीक एसिड हो गया। यानी कि आप यहां पे ये बोल सकते हो क्या कि सर एसिडिटी का ऑर्डर तो हमें मिल गया। एसिडिटी का ऑर्डर हम क्या कह देंगे, हम ये कह देंगे कि NH3 जो है वो सबसे वीकली एसिडिक है और जो BiH3 है आपका वो क्या है, सबसे स्ट्रांगली एसिडिक है। और बेटा अगर एसिडिटी का ऑर्डर तुम्हें मिल गया तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, क्या बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर उससे क्या हो जाता है, जस्ट उल्टा। तो एक तरीका तो मुझे समझ में ये आया, तो मेरे पास में बेसिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और लास्ट में आ जाएगा BiH3, एक तरीका, ठीक है। अगली बात करते हैं। बेटा अब सुनो ध्यान से मेरी बात, दूसरे पॉइंट के थ्रू जो मैं समझाना चाह रहा हूं, ये तो मेरा पहला पॉइंट था जो मैंने रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से समझा दिया तुम। दूसरा पॉइंट मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूं, बेटा मैं दूसरा पॉइंट ना आपको सिर्फ इतनी सी बात, इसको डब्बे में डाल के रख देते हैं, क्योंकि ये जो ऑर्डर है ये हमारा किसके थ्रू आया है, ये ऑर्डर हमारा रिड्यूसिंग एजेंट वाली बात के थ्रू आया है। ठीक है सर, डब्बा बनाना लग रहा है आपने नया नया सीखा है, हर जगह आज तो डब्बे ही डब्बे बनाए जा रहे हो। बेटा अच्छा सा लगता है ना, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड लगता है सब। ध्यान से सुनना मेरी बात आगे। बेटा ध्यान से आप ये सुनेंगे कि अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं लुइस बेस के हिसाब से, अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं लुइस बेस के हिसाब से, तो एक अच्छा लुइस बेस वो होता है बेटा जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर अपना लोन पेयर इजीली दे दे। एक अच्छा लुइस बेस कौन होता है, जो अपना लोन पेयर क्या कर देगा, इजीली दे देगा, और जो इजीली दे देगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब वही बात हमें कंपेयर कहां करनी है, यहां पे कंपेयर करनी है। तो उसके लिए केमिकल बॉन्डिंग के पन्नों पे चलें, पहले ये तो पता चले क्या यहां लोन पेयर है भी कि नहीं है। तो बेटा ध्यान से याद करो वो दिन जब तुम लोग स्ट्रक्चर्स पढ़ा करते थे, जब तुम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा करते थे, तो आपको ध्यान होगा कि अमोनिया जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसको थोड़ा सही से बना लेते हैं, ठीक है, और इसको फिर हाईलाइट करके छोड़ देंगे। तो जो अमोनिया होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, पिरामिडल जैसा,
ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन पे आपका क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। ठीक बात है, आप बोलते हो नाइट्रोजन पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, 4 चौथा लोन पेयर है, तो ये कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सही बात है, अमोनिया का स्ट्रक्चर ऐसा हुआ करता था, पिरामिडल स्ट्रक्चर बोलते थे हम लोग इसको। ठीक है भाई, और यहाँ पे आपको बॉन्ड एंगल भी बताया जाता था। आप बॉन्ड एंगल लगभग कितना पढ़ते थे, आप लगभग इसको 107.5 डिग्री के अराउंड बॉन्ड एंगल पढ़ लेते थे। ठीक है भाई, इस चीज को हम लोग बॉक्स में डाल के रख देते हैं, क्योंकि ये चीज मैं अभी थोड़ी देर में यूज करने ही वाला हूँ। ओके, चलो, जब अमोनिया की बात मैंने करी तो बेटा आपको ये समझ में आया कि अगर NH3 ऐसा है तो PH3 भी ऐसा होना चाहिए, ASH3 भी ऐसा होना चाहिए, SBH3 भी ऐसा ही होना चाहिए, और BiH3 भी ऐसा ही होना चाहिए। यानी कि हर किसी का जो लोन पेयर है, हर किसी का जो लोन पेयर है वो कहां होना चाहिए, वो होना चाहिए आइडियली हमारे हिसाब से हाइब्रिड ऑर्बिटल में, जिस तरीके से नाइट्रोजन के केस में हो रहा है, यानी कि sp3 वाला। परंतु ऐसा होता नहीं है। जब आप NH3 तक बात कर रहे थे तब तक जीवन बढ़िया चल रहा था, पर जैसे ही आप PH3, ASH3, SBH3 की बातें करोगे तो बेटा वहां पे ऐसा कुछ नहीं मिलता कि लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में है या sp3 हाइब्रिडाइज्ड है या ये। ऐसा क्यों सर? ऐसा बेटा इसलिए, आप लोग आई एम श्योर पढ़ के भी आए होंगे, क्योंकि मैंने कहा था बेटा ऐसा इसलिए क्योंकि उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, ड्रैगो कंपाउंड्स। वो जो बचे हुए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ड्रैगो कंपाउंड्स। सर ड्रैगो कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो बेटा ड्रैगो नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने अपना एक रूल दिया था। ड्रैगो नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने अपना एक रूल दिया था। उसने क्या रूल दिया था? उसने बेटा ये रूल दिया था कि जब हमारे पास में सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम हो, जब हमारे पास सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम हो और जो एलिमेंट्स थर्ड पीरियड या उससे नीचे आते हो पीरियोडिक टेबल में, मेरी दो बातों को ध्यान से सुनना। ड्रैगो की कंडीशन क्या थी? एक तो सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम हो, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 के आसपास होती है, 2.5 से कम है, और जब आपका सेंट्रल एटम है वो थर्ड पीरियड या उसके नीचे आता हो पीरियोडिक टेबल में, तो बेटा नाइट्रोजन तो सेकंड पीरियड का था, पर फास्फोरस ऑनवर्ड थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड आने लग जाता है। तो जब सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड या उससे नीचे का हो पीरियोडिक टेबल में, इस कंडीशन के अंदर जो आपका सेंट्रल एटम होता है वो हाइब्रिडाइज नहीं हो पाता। जो उसका लोन पेयर है, इस पे लोन पेयर बेशक होगा, लोन पेयर हर केस में होगा, परंतु वो जो लोन पेयर है ना आपका, वो बेटा कहां रहता है? जो लोन पेयर होता है वो आपका s ऑर्बिटल में रहता है, और उसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है बड़ा फैंसी सा, ध्यान से सुनना। हम बोलते हैं बेटा कि इन केसेस के अंदर जो आपका लोन पेयर है वो आपका रहता है स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव s ऑर्बिटल में। ये स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव क्या है, आपकी जानकारी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, पर हाँ आपके लिए यह समझना इंपॉर्टेंट है कि यहां जो लोन पेयर है वो कम से कम हाइब्रिड ऑर्बिटल में तो नहीं रहता है। यदि लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं रहता, ये लगभग अभी के लिए आप ये मान के चलो कहां रहता है, एस ऑर्बिटल के अंदर रहता है। ठीक है, कहां पे रहता है ये? अभी तो एस ऑर्बिटल के अंदर। बेटा अगर आपका लोन पेयर एस ऑर्बिटल के अंदर रहता है तो अगर आप बॉन्डिंग की बातें करोगे तो हम बोलते हैं कि क्योंकि लोन पेयर मेरा एस ऑर्बिटल में रहता है तो हम बोलते हैं यहां जो बॉन्डिंग है वो सिर्फ और सिर्फ किससे होती है? यहां तो बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल से हुआ करती थी। जब अमोनिया के बारे में डिटेल में बात करूंगा ना तो बताऊंगा कि कैसे sp3 से बनता है, पर ऐसा नहीं है कि आपको ये पहले से पता नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ के आए हो, sp3 बॉन्डिंग है यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल की, परंतु इनके अंदर जो ड्रैगो कंपाउंड्स हैं, क्योंकि इनका लोन पेयर s ऑर्बिटल में रहता है, इनएक्टिव रहता है, बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता, तो यहां बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू होती है? यहां बॉन्डिंग बेटा सिर्फ और सिर्फ होती है प्योर p ऑर्बिटल्स के थ्रू। क्योंकि अगर s हिस्सा ही नहीं ले रहा तो s और p मिक्स होकर तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं ना, sp, sp2, sp3, sp3d, इस तरीके के। अगर s हिस्सा ही नहीं ले रहा तो फिर बॉन्डिंग के लिए बचेंगे कौन से? p के ऑर्बिटल बचेंगे जो np3 है। अगर बॉन्डिंग प्योर p ऑर्बिटल से होगी तो बेटा एक बात बताना कि आपको p ऑर्बिटल्स याद है क्या हुआ करते थे? आप लोग पढ़ते थे px, आप लोग पढ़ते थे py, आप लोग पढ़ते थे pz, और आपको पता है तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस पे होते थे। किस तरीके की शेप में होते थे? डंबल शेप पे होते थे। तो बेटा अगर ये तीनों अपनी अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हैं, ये एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, तो ये कितने एंगल पे हैं एक दूसरे से? ये लगभग कितने एंगल पे होते हैं? 90 डिग्री पे होते हैं।
तो अगर बॉन्डिंग प्योर पी ऑर्बिटल्स के थ्रू यहां पे भी होने वाली है, यानी कि यहां पे भी ये जो तीन कंपाउंड आपके जो ऊपर मैंने बनाए हुए हैं, PH3, ASH3, SBH3, BiH3, इस तरीके के कंपाउंड जिनकी मैं बात कर रहा हूं, इनमें भी बॉन्ड एंगल लगभग कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ना कि 107.5 डिग्री। तो इनकी शेप पिरामिडल होगी, कैसी होगी हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हमें ये पता है बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के आसपास है, क्योंकि बॉन्डिंग प्योर पी ऑर्बिटल से हो रही है, क्योंकि लोन पेयर हिस्सा एस ऑर्बिटल में पड़ा है, वो हिस्सा नहीं ले रहा, इट्स इनएक्टिव। यानी कि इन कंपाउंड्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन जैसी किसी चीज का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये मैंने अभी आपसे बेसिसिटी की बात नहीं करी है, मैंने अभी आपको ड्रैगो रूल समझाया है कि इनके लिए हाइब्रिडाइजेशन जैसी किसी चीज का कोई अर्थ नहीं है। बेटा अगर इनके लिए हाइब्रिडाइजेशन जैसी किसी चीज का कोई अर्थ नहीं है, दैट मीन्स यहां पे लोन पेयर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में था फील्ड p, ये किसी के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की कोशिश कर सकता है। BF3NH3 की बात आप लोग करते हो, राइट राइट, याद दिलाता हूं आप लोगों को, आप लोग बेटा ये पढ़ते थे ना केमिकल बॉन्डिंग में, BF3NH3 का एडक्ट, आप बोलते थे बोरॉन पे वेकेंट p है और नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो कहाँ है उसके फील्ड p में। तो नाइट्रोजन अपने फील्ड पी से बोरॉन के वेकेंट पी में इलेक्ट्रॉन दे देता है, मतलब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल वाला लोन पेयर वाला जो चीज है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। परंतु PH3, ASH3, SBH3, BiH3, वहां तो लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में है ही नहीं दोस्त। अगर वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में है ही नहीं, वो तो ऐसे ऑर्बिटल के अंदर बैठा है जो स्टीरियोकेमिकली कैसा है, इनएक्टिव, मतलब वो तो बॉन्डिंग में हिस्सा लेना ही नहीं चाह रहा। अगर वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेना ही नहीं चाह रहा, तो क्या ये अपना लोन पेयर किसी को देना चाहेगा, नहीं देना चाहेगा। अगर ये अपना लोन पेयर किसी को डोनेट ही नहीं करना चाहता, तो बेटा इसमें किस बात की इलेक्ट्रॉन पेयर गिविंग टेंडेंसी, क्योंकि वो s ऑर्बिटल में है, दैट एनीवेज इज यूनिडायरेक्शनल, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां बन ही नहीं पाएगा। और अगर किसी तरीके से जबरदस्ती करके तुमने बनवा भी दिया तो वो बहुत ही वीक बनेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए p ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल मर्ज करते हैं ना, p पाई p पाई या p पाई d पाई। s कभी भी पाई बॉन्डिंग में या कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता है। तो हम बोल रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये लॉजिक तुम्हें हर जगह लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मैं बहुत तरीके से चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बॉक्स बना बना के लॉजिक दे दे के। ये बात तुम्हें किताबों में जनरली लिखी हुई नहीं मिलती है, अच्छे लिटरेचर में मिल जाएगी, एनसीईआरटी में भी नहीं है ये रीजनिंग। तो मैं क्या कह रहा हूं कि NH3 वाले केस में लोन पेयर वाज विलिंग टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू समवन एल्स, willing to donate its electron pair to somebody else, but these compounds are not willing to, because their lone pairs are residing in inactive s orbital, and since they are in inactive s orbital, they are not even willing to participate in bonding. तो वो क्या ही दान करेंगे सामने वाले को। तो यानी कि इनके अंदर धीरे धीरे जैसे जैसे आप नीचे जाओगे साइज बढ़ता जाएगा ऑर्बिटल्स का, राइट, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स आने लग जाएंगे पिक्चर में और आने लग जाएंगे, तो हमारे पास डिफ्यूज ज्यादा होते जाएंगे ऑर्बिटल, तो लोन पेयर देना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और लोन पेयर देना जितना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, मैं बोलूंगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, वीक। इलेक्ट्रॉन पेयर गिविंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, वीक। और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर गिविंग टेंडेंसी वीक हो जाएगी, क्या मैं बोलूं क्या, बेसिक स्ट्रेंथ भी उतनी ही क्या हो जाएगी, कम। जितनी इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर गिविंग टेंडेंसी कम हो जाएगी, हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड बेटा दिस इज द रीजन कि जो आपका बेसिसिटी का ऑर्डर आता है वो क्या आ जाता है कि NH3 सबसे ज्यादा, फिर PH3, फिर ASH3, फिर SBH3, फिर BiH3। ठीक है, समझ में आया। ड्रैगो कंपाउंड इज वन ऑफ द रीजन। मैंने आपको कहा था मैं तीन तरीके से समझाऊंगा, एक तरीका रिड्यूसिंग एजेंट वाला बता दिया, एक तरीका जो मेजर रीजन था, एक्चुअल एग्जैक्ट रीजन था, ड्रैगो वाला बता दिया। तीसरा रीजन क्या होता है बेटा, बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी समझा देते हैं कि सर NH3 जो है, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है तो हमारे पास उस पर चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जबकि फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ता है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, आपके ऑर्बिटल ज्यादा से ज्यादा जब आते जाएंगे पिक्चर में, वहां s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल थे, यहां पे d आने शुरू हो गए, f आने शुरू हो गए, ऑर्बिटल ज्यादा से ज्यादा डिफ्यूज होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, चार्ज डेंसिटी सेंट्रल एटम पे कम हो जाती है, स्प्रेड ज्यादा हो जाती है। अगर चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी तो हम बोलेंगे कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है, इट्स अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, बट इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन योर चार्ज डेंसिटी। जहां ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी वहीं से तो डोनेशन ज्यादा बेटर हो पाएगा।
तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो आपकी चार्ज डेंसिटी क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। एंड दैट्स द रीजन कि NH3 आपका सबसे ज्यादा बेसिक और BiH3 आपका सबसे लीस्ट बेसिक। तो आपको 3 तरीकों से आंसर करना आता है। आप रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से आंसर कर सकते हो, आप ड्रैगो वाले एग्जैक्ट रीजन से आंसर कर सकते हो, और आप चार्ज डेंसिटी के हिसाब से आंसर कर सकते हो। अंडरस्टूड? बेसिसिटी वाला पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स द रीजन मैंने इस पे इतना एम्फसाइज किया है और मैंने लास्ट सेशन यहां पे क्लोज किया था, क्योंकि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी हो जाती है ना तो सिर के ऊपर से जाने लग जाती है बातें। फर्स्ट लेक्चर था, माहौल बन गया, लॉजिकल ये चीज थी, यहां अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, ओके। अगर ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई हैं तो फिर हम आगे बात कर लेते हैं। हमने क्या क्या बातें करी थी? स्टेबिलिटी वाला पॉइंट डिस्कस हो चुका था, रिड्यूसिंग कैरेक्टर वाला पॉइंट डिस्कस हो चुका था, अमोनिया माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, BiH3 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डिस्कस हो चुका था, आज भी डिस्कस कर दिया, बेसिसिटी भी समझा दिया। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर बुक सॉल्व करोगे ना, आपको ये सवाल कंफर्म दिखेगा। ठीक है, दिस ऑर्डर इज वे टू इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छा ठीक है, आगे बात करते हैं। अब मैंने क्या बोला, ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट जनरल है, केमिकल बॉन्डिंग का ही रीआइटरेशन है, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे पास में है यहाँ पे। तो आपको याद होगा हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब पढ़ा करते थे तो हम बोलते थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं जो ज्यादातर शो करते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो HF भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाया करता था, H2O भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाया करता था, और NH3 भी। तो वही बात हमने बोली है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्मॉल साइज है, NH3 क्या करता है, अपनी सॉलिड और लिक्विड स्टेट के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। ठीक बात है, ये तो आसान है, आपको आता था। इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता था, पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फायदा क्या मिलता है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर्स पे बहुत फर्क पड़ जाता है। क्या हो जाता है? हायर मेल्टिंग पॉइंट और हायर बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है इसका pH3 के कंपैरिजन में। अब सर बात है pH3 के कंपैरिजन में तो हो गया, ओवरऑल आप कैसे मैच करोगे? तो बेटा ध्यान से देखो, ये टेबल बॉइलिंग पॉइंट का डेटा, मैंने बोला था इन टेबल से डरना नहीं है, आपको समझ में आनी चाहिए बात। ये देखो यहाँ पे NH3 pH3 में NH3 का मेल्टिंग पॉइंट pH3 से क्या हो गया है? ज्यादा। इनफैक्ट इसका मेल्टिंग पॉइंट सभी से ज्यादा हो गया है। रीजन यहाँ पे आप क्या दोगे? इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। परंतु बॉइलिंग पॉइंट इज इंटरेस्टिंग केस, बॉइलिंग पॉइंट इज दिमाग लगाने वाला केस। ध्यान से देखिए, आपको मैंने जब लास्ट सेशन के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर समझाया था, तो मैंने आपको कहा था बॉइलिंग पॉइंट बेटा एक ही चीज पे निर्भर करता है, मोलर मास। राइट? अगर मोलर मास पे निर्भर करता है तो बेटा जी आप एक बात बताओ, NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3, सबसे ज्यादा मोलर मास किसका है? BiH3 का। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट तो किसका होना चाहिए? उसका होना चाहिए। बट सर यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देती है, तो क्या वो BiH3 से भी ज्यादा नहीं हो जाएगा? नहीं लाला, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का असर दिखेगा पर pH3 तक ही थम के रह जाएगा, उसके आगे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली नहीं दिख पाएगा, या SbH3 तक थम के रह जाएगा। SbH3 तो खैर आगे आ गया। तो ध्यान से देखिएगा आप बात, यहां पे देखो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या हो गया? BiH3 का हो जाएगा। ठीक है, रीजन मोलर मास। अच्छा जी, इसके बाद में आप क्या बोल दोगे? इसके बाद में आपका आर्सेनिक। बेटा उन दोनों में मोलर मास बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है, तो वहां बाकी कोई फैक्टर चलता ही नहीं है। तो मैं अपना ऑर्डर लिखता हुआ चलता हूं, BiH3 और SbH3। अब देखो, अब ASH3, तो बेटा ASH3 जो है वो उससे NH3 ज्यादा है, रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सर फिर इससे ज्यादा क्यों नहीं हुआ? BiH3 तो चलो समझ में आ गया, मेटालिक स्टेट में रहता है, बहुत ज्यादा मोलर मास है, फर्क पड़ गया है। पर बेटा SbH3 में भी ना वैंडरवॉल फोर्सेस बहुत ज्यादा डोमिनेट कर जाते हैं, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा जाता है। तो ये दोनों ज्यादा रहते हैं, फिर NH3, और फिर आपका जो बचा हुआ ऑर्डर चल रहा है आपका ASH3 आ गया, और सबसे कम जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका हो जाएगा? pH3 का हो जाएगा। ठीक है, ये ऑर्डर पता होना चाहिए हमें, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और इसकी रीजनिंग मैंने वहां पे मेंशन करी हुई है ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना आए, कि द वैंडरवॉल फोर्सेस इन बिगर स्टाइबीन मॉलिक्यूल, स्टाइबीन क्या होता है आपका? SbH3, ये नाम भी ध्यान रखना, स्टाइबीन मॉलिक्यूल डोमिनेट द वीकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है HF में, H2O में बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, NH3 में उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो उस पे स्टाइबीन SbH3 के वैंडरवॉल फोर्सेस डोमिनेट
कर ही जाते हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी क्लियर है बेटा जी? अगर आपको ये सब क्लियर हो गया है, आपको बॉन्ड लेंथ समझ में आ गई है, आपको हाइड्राइड्स के सारे केसेस अच्छे से समझ आ चुके हैं, आपको ड्रैगो वाली बात समझ आ गई, आपको बेसिसिटी वाली बात समझ में आ गई, आपको बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी वाली बात समझ आ गई, आपको रिड्यूसिंग कैपेबिलिटी वाली बात समझ में आ गई, और लास्टली आप लोगों को अभी अभी जो हमने डिस्कस किया वो बात भी आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अच्छा, अगर हमने सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं तो हम चलते हैं हमारी अगली कैटेगरी की तरफ। अगली कैटेगरी हमें डिस्कस करनी है ऑक्साइड्स के बारे में। अगली कैटेगरी हमें किसके बारे में डिस्कस करनी है? ऑक्साइड्स। हम रिएक्टिविटी देखना चाहते हैं ऑक्सीजन के साथ। जब हाइड्रोजन से रिएक्शन हो रहा था तो हाइड्राइड्स बन रहे थे, जब ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है तो अब क्या बनेंगे? ऑक्साइड्स बनेंगे। ठीक है, ऑक्साइड्स बनेंगे तो किस तरीके के बनेंगे? तो बेटा ध्यान से देखो, आपके पास में फॉर्मूला बनाने का तरीका आप 10वीं कक्षा में सीखा करते थे, वही मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं। ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन पे तो कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी? चार्ज होगा 2-। बार बार मैं फ्रेम से बाहर हो जाता हूं क्योंकि जगह इस तरीके से हमने एडजस्ट करी हुई है, आपको बात समझ में आनी चाहिए। और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमारे पास क्या होती हैं? +3 और +5। ठीक है भाई, फॉर्मूला कैसे बनाया करते थे? क्रिस क्रॉस करके बनाया करते थे। क्रिस क्रॉस करके बनाओगे तो आपके दो तरीके के ऑक्साइड्स बनने संभव हैं, या तो E2O3 और एक आपका क्या बन जाएगा? E2O5। बोलो कोई दिक्कत? ई मैंने इन जनरल माना है, कोई भी एलिमेंट इस ग्रुप का। तो बस अगर फॉर्मूला बन गया तो यही बातें हमने करी हैं कि सारे एलिमेंट दो तरीके के ऑक्साइड्स बनाते हैं, E2O3 और E2O5। ठीक है, ऑक्साइड, ये बात आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टी से पता है कि अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकाल रहे हैं ऑक्साइड्स में, जनरली अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ देख रहे हैं तो बेटा वो प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं पता है तो अभी इसको बॉक्स में डाल के रख दो। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंडेंट होती है। अगर सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंडेंट होती है तो यही पॉइंट हमने यहां लिखा है कि जो ऑक्साइड आपका ज्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वो हमेशा ज्यादा एसिडिक माना जाता है एज कंपेयर टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अच्छा जी, अगर ये बात समझ में आई, एक और ऑर्डर होता है, डाउन द ग्रुप जाने पे एसिडिक कैरेक्टर ऑक्साइड्स का डिक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज करता है। ओके, ये बात भी समझ आ जाती है, ये हमें पीरियोडिक से पता है, ये बात हमने अभी कर ली है और ये बात हमने यहां डिराइव करके देख ली है। अच्छा जी, अब ये क्या कह रहा है? ये एक बात कह रहा है जो फैक्ट है, फैक्ट बेस्ड नॉलेज है कि जो E2O3 टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस के, वो प्योरली एसिडिक होते हैं, आर्सेनिक एंटीमनी के एम्फोटेरिक होते हैं और बिस्मथ के बेसिक होते हैं। अब आप कहोगे सर फैक्ट है तो हम क्या रट लेंगे इस बात को? तो बेटा रटने की जरूरत ही नहीं है, एक सीधी सी बात याद कर ले, डाउन द ग्रुप जाने पे मेटालिक कैरेक्टर क्या होता था? बढ़ता था। अब यानी कि हमें एक बात और पता है, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं और मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं यार। तो अब देख लो यहाँ पे नाइट्रोजन और फास्फोरस आपके कैसे हैं? नॉन मेटल्स हैं। अगर नॉन मेटल है तो उनके ऑक्साइड्स ऑब्वियस सी बात है कैसे ही होने वाले थे? एसिडिक। आर्सेनिक और एंटीमनी मेटलॉइड्स हैं, ना मेटल की तरह बिहेव करते हैं कभी नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं, तो उनके ऑक्साइड्स भी दोनों तरीके से बिहेव करेंगे ना, एसिडिक या फिर बेसिक। तो ये कैसे होने वाले थे? एम्फोटेरिक। और बिस्मथ आपका बिल्कुल मेटल है, मेटल है तो उसका ऑक्साइड तो ऑब्वियस सी बात है कैसा होने वाला था? बेसिक। कोई नई बात नहीं बताई आपको, रटना नहीं है, सब कुछ लॉजिक है। चीजों को जितना कॉर्ड्स को कनेक्ट कर पाओगे उतना पढ़ना आसान होगा। ठीक है, ओके जी। जब ये वाली बात समझ में आती है तो अब हमने बात करी रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। बेटा मुझे एक बात बताओ, आप लोग दो बातें पढ़ के आए थे, एक थी रिडॉक्स के टाइम पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पे इनर्ट पेयर इफेक्ट की हेल्प लूंगा मैं थोड़ी, जो पिछली क्लास में आप लोगों को मैंने समझा दिया था। रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, थोड़ी राइटिंग मेरा इग्नोर करना, डॉक्टर वाला मूड ऑन है थोड़ा सा। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? समवन जो सामने वाले को क्या करे? रिड्यूस नहीं, ऑक्सीडाइज, इसलिए उसका नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई ऐसी चीज जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे तो खुद क्या होगी? रिड्यूस। यानी कि जो सामने वाले को क्या करे? ऑक्सीडाइज करे। ठीक है जी, ये क्या करती है? ऑक्सीडाइज अदर्स। रिड्यूसिंग एजेंट ऑब्वियसली क्या करता है? रिड्यूस अदर्स। बेटा अगर कोई चीज रिड्यूस कर रही है दूसरे को तो खुद क्या होगी? ऑक्सीडाइज। कोई चीज ऑक्सीडाइज कर रही है दूसरे को तो खुद क्या होगी? रिड्यूस। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो ऑक्साइड्स आपके लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं
लेट्स से नाइट्रोजन की बात ही कर लें, तो जो ऑक्साइड आपकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं जैसे कि +3, वो क्या चाहेंगे, वो बेटा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे, सामने वाले को रिड्यूस करने का काम करेंगे, क्योंकि वो खुद क्या हो सकते हैं, ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। +3 से कहां जा सकते हैं, +5 में जा सकते हैं। नाइट्रोजन वाली फैमिली की ग्रुप 15 की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +5। तो वो खुद ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, तो सामने वाले को जनरली क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो जो ऑक्साइड +3 स्टेट के होते हैं वो जनरली कैसे एक्ट करते हैं, रिड्यूसिंग रिएजेंट्स की तरह। ठीक है, और रिड्यूसिंग पावर कैसे वैरी करती है तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, जो ऑक्साइड्स आपके हाइड्राइड्स में डिस्कस कर चुके हैं, ऑक्साइड्स में बताई हुई है। जो ऑक्साइड्स आपके हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं वो ऑब्वियसली अब +5 से ऊपर तो कहीं नहीं जा सकते, वो कहां होंगे, खुद रिड्यूस ही होंगे। खुद रिड्यूस होंगे तो सामने वाले को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। यार अगर सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये कैसे एक्ट करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, अगर हमने बात करी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स कैसे बनते हैं, समझ में आ गई आपको। कोई हाईफाई बात नहीं करी मैंने, नॉर्मल लॉजिक लगाया है, रिडॉक्स में जो पता था वही चीज अप्लाई करी है बस। ठीक है, अगर ये बात हमें समझ में आती है तो अब हम बात करते हैं, ऑक्साइड्स की बातें हो गई जनरल, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, फास्फोरस के ऑक्साइड जब पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से इन बातों को करेंगे डिस्कस। अभी बात करते हैं अब आगे, हैलोजेंस। हैलोजेंस में क्या होता है बेटा, हैलोजेंस हैलाइड्स बनाता है। तो अब फिर से वही वाली बात हो गई, आपके पास में इस ग्रुप की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, या तो +3 या फिर +5। और हैलोजेंस हैलाइड्स जो होते हैं उन पे जनरली आप X- से रिप्रेजेंट कर देते हो बस। तो फिर अब करना ही क्या है, क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस, आपके दो तरीके के हैलाइड्स रेडी हो गए, EX3 और EX5। बोलो समझ में आई क्या बात, सही बात है। E आपका कोई भी जनरल एलिमेंट हो गया, तो मैंने बोला दो तरीके के हैलाइड्स बनते हैं, EX3 और EX5, सही बात है। अच्छा जी, नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन जो है वो इस तरीके का कोई भी हैलाइड नहीं बना पाएगा, इसको मैं पेंटाहेलाइड बोल सकता हूं, इसको मैं ट्राईहेलाइड बोल सकता हूं। नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बना पाएगा, क्यों, याद करो पिछले सेशन में बताया था, वेकेंट डी ऑर्बिटल। मैंने कहा था ये बात 1 करोड़ बार यूज हो जाएगी इस चैप्टर के अंदर, फिर से आ गई भैया आज, इसने पीछा नहीं छोड़ा हमारा। तो नाइट्रोजन सर आप पीछा कब छोड़ोगे हमारा, बेटा इतनी जल्दी नहीं छोड़ूंगा, अभी तो अपना सफर शुरू हुआ है, प्यार प्यार से, है ना, ऐसे नहीं यार, गुस्सा नहीं करते। नाइट्रोजन जो है वो पेंटाहेलाइड नहीं बनाता। पेंटाहेलाइड क्यों नहीं बनाता, क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। क्लियर है, अब आपके पास में पेंटाहेलाइड और ट्राईहेलाइड दो तरीके की वैरायटी बनती है, कर ली बात हमने। पर ये स्टेटमेंट देखना जरा, ये मुझे सोच के बता सकते हो कि कैसे आंसर करेंगे हम। एक स्टेटमेंट है, पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राईहेलाइड्स। सर पेंटाहेलाइड्स भी कोवेलेंट है, ट्राईहेलाइड्स भी कोवेलेंट है, ये ज्यादा कोवेलेंट है, ये कैसे कह पा रहे हैं हम। तो बेटा याद करो, केमिकल बॉन्डिंग, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं मैं तुम्हारे पास, रिवाइज कर लो, रिवाइज कर लो, रिवाइज कर लो। तो एक चीज पढ़ा करते थे वहां पे, पजान रूल। पजान रूल कहता था जितना ज्यादा चार्ज होगा सेंट्रल एटम पे उतनी ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी पोलराइजिंग पावर होगी, और जितनी कैटायन की पोलराइजिंग पावर होगी उतना ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो बेटा जी E पे +3 या E पे +5, मोर द चार्ज more will be the polarizing power of cation and hence more will be the covalent character, and that's the reason pentahalides are more covalent than trihalides, क्योंकि एनायन तो दोनों में कॉमन ही है। ठीक है, अच्छा जी, फजान रूल पढ़िएगा, बाकी आप लोग ढंग से घर पे रिवाइज करिएगा। अब ये देखो, ये कुछ फैक्ट बेस्ड बातें बता दी इसने वापस से, कि जो ट्राईहेलाइड्स हैं वो एक्सेप्ट दोज ऑफ नाइट्रोजन सबके स्टेबल होते हैं, नाइट्रोजन के ट्राईहेलाइड्स उतने स्टेबल नहीं होते। नाइट्रोजन का एक ही ट्राईहेलाइड स्टेबल होता है NF3, जबकि जो बाकी होते हैं वो जनरली एक्सप्लोजिव टाइप के होते हैं, NCl3, NBr3, Ni3 जो बनते हैं वो उतने स्टेबल नहीं होते, दे आर मोरली मोर ऑफ लाइक एक्सप्लोजिव। हमने बोला यही बात लिख भी दी यहाँ पे कि NCl3 तो आपका एक्सप्लोजिव है, जबकि NBr3, Ni3 जो है वो जनरली इस तरीके के एडिशन प्रोडक्ट्स की फॉर्म में जाने जाते हैं। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इनके बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा, ये जो नाइट्रोजन के ट्राईहेलाइड जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं ना, इनका हाइड्रोलिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है अभी भूल जाओ, करेंगे डिस्कस, पर हाँ अभी के लिए ध्यान रखो कि नाइट्रोजन के ट्राईहेलाइड्स उतने स्टेबल नहीं होते, बाकी सबके होते हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक वगैरह के। नाइट्रोजन में सिर्फ एक NF3 है जो स्टेबल होता है, NCl3 एक्सप्लोजिव होता है, NBr3, Ni3 इस तरीके से पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा
BiF3 जो है वो आयनिक है, बाकी सारे के सारे जो हैलाइड्स होते हैं इस फैमिली के वो सारे के सारे कैसे होते हैं? कोवेलेंट। बेटा क्वेश्चन इसी पे आता है, क्वेश्चन आता है BiF3 इज आयनिक और कोवेलेंट इन नेचर, BiF5 इज आयनिक और कोवेलेंट इन नेचर। BiF5 कोवेलेंट ही होगा, हमने बोला है, पर BiF3 कैसा होता है? आयनिक। ये बात ध्यान रखने की है, ठीक है। अब PCl5 PCl3 ये बात कैसे है? तो यार वैसे तो ये हिसाब से पॉइंट ना मुझे जब मैं फास्फोरस के हैलाइड्स पढ़ा रहा हूँ तब बताना चाहिए, पर मैं अभी हिम्मत इसलिए कर पा रहा हूँ ये तुम्हारे सामने पॉइंट लाने की क्योंकि ये बात ऐसा नहीं है कि तुम्हें पहले से पता नहीं है, ये बात तुम्हें पहले से पता है, तुम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ के आए हो। कैसे पढ़ के आए हो याद दिला देते हैं अभी, ठीक है। उससे पहले ये भी देख लो, ट्राइहेलाइड्स जो होते हैं वो जनरली पिरामिडल होते हैं और जो पेंटाहेलाइड्स होते हैं वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होते हैं। ये भी आंसर कर देंगे इस पॉइंट के साथ साथ। आओ समझते हैं, बनाए माहौल। देखो जरा बेटा जी, PCl5 PCl3, अगर आप फास्फोरस में यहां हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो आपका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d। अगर आप यहां फास्फोरस पे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो आपका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। अगर आप स्टैंडर्ड ज्योमेट्रीज की बात करें तो sp3d पे जब पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर हों और जीरो आपके पास में लोन पेयर हो सेंट्रल एटम पे, तो जो आपकी ज्योमेट्री बन करके आती है उस ज्योमेट्री को आप बोलते हो ट्राइगोनल बायपिरामिडल। उस ज्योमेट्री को आप क्या कहते हो? ट्राइगोनल बायपिरामिडल, जिसको आप TBP भी बोलते हैं। और यदि यहां हम बात करें तो जब आपके पास में चारों बॉन्ड पेयर और जीरो लोन पेयर होते हैं तो उस टाइम पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। बट ये फॉर्मूला देख के पता चल रहा है कि तीन बॉन्ड पेयर हैं और चौथा फिर ऑब्वियस सी बात है क्या हो रहा होगा? लोन पेयर ही हो रहा होगा, क्योंकि टोटल चार बॉन्ड तो बनने हैं, ऑक्टेट पूरा करना है और फास्फोरस पे लोन पेयर होता है, ये हमें समझ में आती है बात। तीन बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर का यदि केस है तो मैं यहां पे बोलूंगा कि यहां मेरे पास शेप कैसी हो जाएगी इसकी? पिरामिडल। ठीक है, कैसे दिखते होंगे ये? तो आओ देख लेते हैं। बेटा PCl5 जो है ना, इसका स्ट्रक्चर बड़े ध्यान से देखिएगा। आप कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हो यहाँ पे कि ये आपका फास्फोरस है, ठीक है, ये आपके दो तीन क्लोरीन तो ऐसे लगते हैं और दो क्लोरीन आपके ऐसे लगते हैं। जो आप ट्राइगोनल बायपिरामिडल बोलते हो ना, वो ये चीज है। एक बार के लिए मैं यहाँ से TBP हटा रहा हूं ताकि मेरे एक्सप्लेनेशन में कोई गड़बड़ ना आए, ठीक है। यहां लिख देते हैं ट्राइगोनल बायपिरामिडल का क्या मतलब है? बेटा जी ये आपका ट्राइगोनल हो गया, दिस पार्ट इज वन पिरामिड, दिस पार्ट इज अनदर पिरामिड, तो बायपिरामिडल हो गया, ठीक है। इसको हम इस तरीके से पढ़ लेते हैं कभी कभी। क्लियर है? ये शायद डायग्राम थोड़ा अगली सा हो गया है, तो मैं क्या करता हूं, मैं ये लास्ट वाले पॉइंट्स हटा देता हूं, ठीक। ये ट्राइगोनल और ये आपका क्या हो जाएगा? बायपिरामिडल। पिरामिडल कैसे बन रहा है तुम्हें समझ में आ गई ये बात? बेटा जी यहाँ पे एक बात और सीखो, ये और ये जो है आपके, दिस वन एंड दिस वन, दीज आर योर एक्सियल बॉन्ड्स, whereas these three PCl bonds which are there, these are your equatorial bonds। एंड हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि PCl बॉन्ड लेंथ PCl5 में सारी बराबर नहीं होती, जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ होती हैं वो इक्वेटोरियल से क्या होती हैं? ज्यादा होती हैं। हम बोलते हैं कि जो PCl बॉन्ड लेंथ एक्सियल हैं वो हमेशा ही बॉन्ड लेंथ वाइज क्या है? इक्वेटोरियल से ज्यादा। क्या है ये? इक्वेटोरियल से ज्यादा। अगर बेटा एक्सियल बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल से ज्यादा है, दिस इज द रीजन कि ये जो बॉन्ड्स हैं PCl वाले ऊपर नीचे वाले, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते और ये इजीली टूट जाते हैं। और अगर ये इजीली टूट जाते हैं तो Cl2 आपका अलग हो जाता है और ये PCl3 आपका अलग हो जाता है। एंड दैट्स द रीजन आप बोलते हो कि जो आपका PCl5 है वो आपका टूट के किस में टूट जाता है? PCl3 और Cl2 में। बेटा ये रिएक्शन समझ में आई क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला क्योंकि मेरे एक्सियल बॉन्ड्स लार्जर होते हैं इक्वेटोरियल से, तो यहाँ बॉन्ड लेंथ ज्यादा है ऊपर नीचे की, और अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो उतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स नहीं होते, इजीली टूट जाते हैं। तो ये टूट के PCl3 एक सेट रह जाता है और Cl2 आपका अलग हो जाता है। नाउ
अगर आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई, अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया, तो हमें ये समझ में आ गया कि इसकी शेप है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, पेंटा हेलाइड था ये, और ये स्टेबिलिटी वाला पॉइंट भी समझ में आया। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं ये वाली PCl3 की ट्राइहेलाइड, तो इस पे मुझे ये बात डिस्कस करनी कि इसकी शेप कैसी है। तो sp3 है, 3 बॉन्ड पर 1 लोन पर, शेप कैसी है? पिरामिडल। कैसी हो जाएगी शेप इसकी? कुछ ऐसी हो जाएगी, NH3 टाइप्स। अब भैया मैं ड्राइंग बनाऊं और एक बार में चित्रकारी बिल्कुल ही बढ़िया सी बन जाए, ऐसा ही हो जाएगा तो भैया तूफान नहीं आ जाएगा दुनिया में। तो PCl3 आपका कैसा होता है? पिरामिडल। PCl5 कैसा होता है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ये जो पॉइंट्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको मार्क कर करके रखो। घर पे रिवाइज कैसे करोगे? तो बेटा घर पे रिवाइज जब करोगे ना, तो सबसे पहले बात शुरू करना PCl5 की सिर्फ, ठीक है? इसके बाद में डिस्कस करना शुरू करना PCl3 को, ठीक है? इस बॉक्स को दोबारा बना देते हैं। हम डिस्कस करेंगे PCl5 के बाद में PCl3 को और PCl3 की शेप को। जब PCl3 की शेप हो जाएगी, PCl5 का डिस्कशन हो गया, तब हमारे पास में डिस्कशन आ जाएगा ये वाली बात का कि भैया आपने हमें क्या बताया? हमने आपको ये समझाया बेटा कि इसकी शेप होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जिसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल वाला पार्ट भी आता है, ठीक है? 3 बॉक्सेस हैं, ये थोड़ा कट गया, उसको मैं मिटा दूंगा, ठीक है? उसको हम देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। इसको अलग से लिख देते हैं आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? यहाँ पे क्या कट रहा है? पिरामिडल। इसको मैं थोड़ा साफ साफ अरेंज कर देता हूँ, पर हाँ यहाँ पे समझने में कोई भी चीज में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है? हियर द शेप कम्स आउट टू बी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ये 3 बॉक्सेस हैं, तीनों का अपना अपना सिग्निफिकेंस है। जब रिवाइज करोगे घर पे, तो दिमाग में वीडियो देखते हुए मेरी बातें चलनी चाहिए कि सर ने क्या समझाया था। सर ने पहले हाइब्रिडाइजेशन से शेप समझाई थी, सर ने यहाँ पे पहले हाइब्रिडाइजेशन से शेप समझाई थी, फिर सर ने कहा था कि चलो भाई एक काम करते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं, एक्सियल इक्वेटोरियल वाली रीजनिंग समझ लेते हैं, इस रिएक्शन को समझ लेते हैं। फिर हमने उसकी शेप देख ली कि ठीक है वो तो एक लास्ट का काम था। कूल है? ओके, समझ में आ गई यहाँ तक सारी बातें? आगे बढ़ जाऊं मैं? चलो, अगर ये बात समझ में आ गई तो मैं अपने पुराने पॉइंट पे चलूं जरा, कि जो ट्राइहेलाइड्स होते हैं वो पिरामिडल होते हैं, और जो पेंटाहेलाइड्स होते हैं वो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होते हैं, और PCl5 जो है वो PCl3 से कम स्टेबल होता है। क्यों? वो एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड में एक्सियल वाला बॉन्ड वीक होता है, राइट? चलो, यहां तक बातें समझ में आई, तो अब चलते हैं अगली केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। मैंने ऑक्साइड्स डिस्कस कर दिए, मैंने हैलाइड्स डिस्कस कर दिए। अब मैं बात करता हूं मेटल्स के साथ में कैसे रिएक्शंस होते हैं। तो बेटा मेटल्स के साथ में जब भी रिएक्ट करता है ग्रुप 15 का कोई एलिमेंट, तो वो क्या बनाता है? कोई भी आइड टाइप का, मेटल आइड टाइप का कंपाउंड बनाता है। मेटल आइड टाइप का, जैसे नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा तो मेटल का नाइट्राइड बना देगा, फॉस्फोरस रिएक्ट करेगा तो फॉस्फाइड बना देगा, ठीक है? ये हमारे पास में आर्सेनिक ऐड करेगा तो आर्सेनाइड बना देगा, एंटीमनी करेगा तो एंटीमनाइड बना देगा, और बिस्मथ करेगा तो बिस्मथाइड बना देगा। तो कोई भी एलिमेंट जब आपका मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो बाइनरी कंपाउंड बनाता है, जिसमें कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है? -3, और उसका नाम कैसा होता है? मेटलाइट। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यही है कि ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -3, और ये इस तरीके का इसका नॉमेनक्लेचर होता है, ठीक है? बाकी आप पढ़ के समझ जाएंगे इस बात को, नथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट टू डिस्कस अबाउट, दैट्स जस्ट अ फैक्ट बेस्ड नॉलेज। कूल है? ओके, चलो आगे बात करते हैं। अब बेटा मैंने आपसे सारी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर दी। मैंने आपसे हाइड्रोजन का रिएक्शन डिस्कस कर दिया, मैंने आपसे ऑक्सीजन का रिएक्शन डिस्कस कर दिया, मैंने आपसे हैलाइड्स का रिएक्शन डिस्कस कर दिया, मैंने आपसे मेटल का रिएक्शन डिस्कस कर दिया। अब समय आया है जब हम बातचीत करें किस बारे में? अब हम अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स या एलिमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है? हम लोग अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स जो हैं उनको प्रिपेयर करेंगे। एलिमेंट स्टिल एक अलग गलत वर्ड होगा, हम बोलेंगे अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स, ठीक है? प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। कूल है? ओके, क्या क्या है हमारे सिलेबस में सर? तो बेटा देखो, मेजरली तुम्हारे सिलेबस में नाइट्रोजन, क्योंकि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो आपके सिलेबस में मेजरली 3 है, ठीक है? सबसे पहले आपको सीखना है नाइट्रोजन के बारे में सब कुछ, कैसे बनाया जाता है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर आप बात करेंगे अमोनिया के बारे में, कैसे बनाया जाता है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। और फिर आप लास्ट में बात करेंगे इसके एक ऑक्सी एसिड के बारे में, नाइट्रिक एसिड। हम बाकी चीजें भी डिस्कस करेंगे, हम इसके ऑक्साइड्स, हैलाइड्स, ऑक्सो एसिड्स और अलग तरीके के ऑक्सो एसिड सब डिस्कस करेंगे। बट हाँ, एनसीईआरटी के हिसाब से जो आपके मेजरली सिलेबस में है वो ये 3 चीजें।
नाइट्रोजन के केस में। ठीक है, एक एक करके शुरू करते हैं, इसको नोट करो आप लोग, फिर आगे बातचीत करते हैं। 3 चीजें हमें डिस्कस करनी है मेजरली। हाँ जी, शुरू करें, आगे करें बातचीत। चलिए, तो एक एक करके अनफोल्ड करते हैं हमें क्या डिस्कस करना है। सबसे पहली चीज है डाई नाइट्रोजन। सर नाइट्रोजन भी तो बोल सकते थे, तो बेटा हम एग्जैक्ट नाम लिख रहे हैं एक्चुअली इसका, इट्स अ डायटोमिक मॉलिक्यूल नो, तो डाई नाइट्रोजन बोल दिया। ठीक है, डाई नाइट्रोजन आपको पता है, अकरेंस में हमने डिस्कस किया है, आपके एटमॉस्फेयर का 78% कॉन्स्टिट्यूट करता है ये। ठीक है, अगर आपको अर्थ के क्रस्ट में देखना है तो वो चाइल्ड सॉल्ट पीटर, इंडियन सॉल्ट पीटर वहां से पाया जाता है। ठीक है, अकरेंस समझ में आ गई। बनता कैसे है बेटा, इसको बनाने के अलग अलग तरीके हैं। आप लेबोरेटरी में बना सकते हैं, आप इंडस्ट्रियली भी बना सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है नाइट्रोजन इज समथिंग जो बहुत इंडस्ट्रीज में यूज होता है, क्योंकि बहुत अबंडेंट गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में, है ना। तो जब इसको लेबोरेटरीज में बनाने का तरीका अलग होगा और इंडस्ट्रियली बनाने का तरीका अलग होगा। इंडस्ट्रियली कैसे बनाते होंगे करेंगे बात, बट पहले उसकी लेबोरेटरी की प्रिपरेशन देख लेते हैं हम। ठीक है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन क्या कहती है, तो बेटा 2 तरीके हैं हमारे पास में, सुनना ध्यान से। पहला तरीका, आप क्या करते हो, आप पहले अमोनियम नाइट्राइट बनाते हो। नाइट्राइट क्या होता है सर, नाइट्रेट तो सुना था, नाइट्रेट तो NO3- हुआ करता था, राइट। पर अगर यहीं पे NO2- लग जाए तो इसको आप नाइट्राइट कह देते हो। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन ध्यान रखना, NO3- को नाइट्रेट कहते हैं, बट NO2- को नाइट्राइट कहते हैं। चलो, तो मैंने कहा इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग अमोनियम नाइट्राइट फर्स्ट, फिर आप उसको हीट कर देते हो। जब आप उसको हीट कर देते हो इसके साथ में, तो आपका रिएक्शन हो जाता है। तो पहला रिएक्शन मैंने क्या किया है, पहले मैंने अमोनियम नाइट्राइट बनाना है। तो बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वगैरह तुमने पढ़ा होगा, तो अगर सॉल्ट बनाना है अमोनियम नाइट्राइट, तो दिमाग में फील आनी चाहिए अमोनियम आयन NH4+, NO2-, इन दोनों को मिलाना है। तो कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जहां से अमोनियम आयन मिल जाए, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जहां से नाइट्राइट मिल जाए। सब्स्टिट्यूशन करा देंगे, या जैसे भी मिक्स करना होगा करा देंगे, आयनिक रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन तो नहीं होगा वो, राइट। तो हमारे पास क्या होगा, मैंने बोला अमोनियम का सोर्स लाया मैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, अमोनियम का सोर्स लाया मैं अमोनियम क्लोराइड, दिस विल बी लाइक दिस, ये 4 सबस्क्रिप्ट में होगा। अमोनियम का सोर्स आ गया, सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करवा दिया, तो क्या होगा NH4+Cl-, Na+NO2-। इसका NH4+, इसके NO2- के साथ रिएक्ट करके NH4NO2 बना देगा, और NaCl आपका बचा हुआ निकल जाएगा। अमोनियम नाइट्राइट तो बन गया। अब अमोनियम नाइट्राइट को मैं हीट करूंगा, तो मेरे पास में क्या निकलेगी, नाइट्रोजन गैस और वाटर। तो आपका कई बार ये रिएक्शन डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जाम में, एनसीईआरटी ये के बाद ये बनाती है, पर कई बार एग्जामिनर ये डायरेक्ट पूछ लेता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अमोनियम नाइट्राइट को हीट करते हैं तो नाइट्रोजन गैस निकलती है। इसी के साथ साथ जब बात चली रही है, तो मैं एक और दिखा देता हूं। मैंने नाइट्राइट और नाइट्रेट में फर्क समझाया ना, तो कभी कभी सवाल ना आपको नाइट्रेट दे देता है, अमोनियम नाइट्रेट, तो सिमिलर टाइप की रिएक्शन है, तो यहीं बता देता हूं। अमोनियम नाइट्राइट को हीट करोगे तो नाइट्रोजन मिलेगा, पर अगर अमोनियम नाइट्रेट को हीट करोगे तो N2O मिलेगा। बैलेंस करते रहना आप लोग, मैंने इक्वेशन समझा दी आपको, तो कंफ्यूज नहीं होने का। नाइट्राइट और नाइट्रेट में बच्चा ना भूल जाता है NO2 था कि NO3, वो सोचता है मैं ही पागल हूं, मुझसे ही गलती हुई होगी, तो NH4NO2 की जगह NH4NO3 देखता है, चारों ऑप्शन में फटाक से N2 को टिक कराता है। तो ऐसा नहीं करना है, इसलिए रिएक्शन मैंने यही लिख दी। जब NH4NO2 होगा तो N2 और वाटर बनेगा, पर यहां पे आपका N2O और वाटर बनेगा। ठीक है, अच्छा जी, चलो यहां पे अगर मेरे को बात समझ में आ गई ये वाली, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, अगर ये वाली रिएक्शन समझ में आई है, तो अब अगली रिएक्शन, ये भी थर्मल ही हो रहा है डिकम्पोजिशन, क्योंकि हीट ही तो कर रहे हो आप। एक और थर्मल डिकम्पोजिशन की रिएक्शन है बड़ी फेमस, क्या, अमोनियम डाइक्रोमेट का थर्मल डिकम्पोजिशन। सर अमोनियम डाइक्रोमेट, अरे बेटा डर मत, तू तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ चुका है यार, तुझे तो समझ आना चाहिए। जो बचा कुचा नॉलेज है वो मैं डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ाते हुए कवर कर दूंगा। अमोनियम इज NH4+,
डाइक्रोमेट क्या होता है? तो बेटा डाइक्रोमेट आयन आपका क्या होता है वो भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं हम अलग से, डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट आयन आपका ये होता है Cr2O7 2-, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो अमोनियम डाइक्रोमेट क्या हो जाएगा? NH4 पे प्लस, Cr2O7 पे 2-, इंटरचेंज हो जाएंगे। इंटरचेंज हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, NH4 होल ट्वाइस Cr2O7। लिख के देख लेना कुल मिला के फटाफट से खुद से, ठीक है। अमोनियम डाइक्रोमेट, इसको भी हीट करोगे तो बनता है N2 प्लस वाटर और प्लस Cr2O3, N2 प्लस वाटर प्लस Cr2O3। तो ये मैंने क्या करा? नाइट्रोजन बना ली, ठीक है। समझ आ गया? सर समझ तो क्या ही आ गया, बस आपने तो एज इट इज जो स्लाइड पे था वो बोल दिया, रटना तो हमें अभी भी पड़ेगा, तो आपसे पढ़ के फायदा ही क्या? बस आप तो मुंह से हमें पढ़ के सुना रहे हो, कोई ये ऑडियो बुक थोड़ी है। सही कहा बेटा, पढ़ के ही तो सुना रहा हूं। तो इसके लिए तरीका निकालते हैं कि कैसे ही आपको आसानी से याद हो जाएगा। एक ट्रिक लेके आऊंगा मैं, बहुत जबरदस्त, फैन हो जाओगे तुम लोग मेरे। ध्यान से देखना जरा बेटा जी। आपने क्या किया, आपके पास 3 थे अभी तक जो आपने कंपाउंड्स पढ़े, NH4NO2, आपके पास था NH4NO3, और आपके पास था NH4 होल ट्वाइस Cr2O7। तीनों ही कैसी रिएक्शंस हैं? थर्मल डीकॉम्पोजिशन की रिएक्शंस हैं। अब सर कैसे ध्यान रहेगा हमें, क्या ट्रिक लेके आए हो आप? तो बेटा आपको कुछ नहीं करना, आपको तो सिर्फ पानी निकालना है। अपने को क्या करना है? अपने को तो बस पानी निकालना है। पानी कैसे निकालना है? जितने मैक्सिमम पानी के मॉलिक्यूल तुम इनमें से निकाल सकते हो निकाल दो, बच्चे हुए को लिख दो, तुम्हारा काम हो गया। एक मैं बताता हूं, एक तुम बताना, ठीक है? क्या हम साथ साथ हैं? अब तो बोल दो यार। देखो ध्यान से, पहले वाला एग्जाम्पल NH4NO2, ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला? अपने को तो बस पानी निकालना है। यहां पे पानी कैसे होगा? H4O2, क्या मैं बोलूं ये 2H2O मॉलिक्यूल्स के बराबर है, राइट? H4O2, इससे मैं ये कह दूं ना 2H2O मॉलिक्यूल के बराबर है, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। अगर ये 2H2O मॉलिक्यूल्स के बराबर है मेरी चीज, तो यानी कि यहां पे मैंने क्या करा? यहां पे मैंने कुछ नहीं करा, 2H2O तो अलग कर दिया। अब बचा क्या? तो बचा क्या? एक ये N बचा और एक ये N बचा, N और N मिलके क्या बना देगा? N2। अरे वाह, मजा सा आ गया, ठीक है। चलो, अगर ये समझ में आ गया तो अब यहां दिमाग लगाते हैं। यहां क्या करना है? फिर से पानी निकालना है। पानी निकालना है तो क्या हुआ? H4O3। बेटा जी कितने पानी के मॉलिक्यूल निकाल सकते हो तुम लोग? देखो, अगर 2 पानी के मॉलिक्यूल निकालने की कोशिश करते हो तो तुम्हें चाहिए H4O2, राइट? और अगर 3 निकालने की कोशिश करते हो तो वहां तुम्हें चाहिए H6O3। पर यहां तो सर 3O पे है और 4H पे है, मतलब कोई इलाज नहीं है, हम तो 2 ही पानी के मॉलिक्यूल निकाल पाएंगे, 3 तो संभव नहीं है। अगर 2 ही निकाल पाएंगे तो यहां पे 2 पानी के मॉलिक्यूल तो निकल जाएंगे, पर अब बचेगा क्या? N, N और एक एक्स्ट्रा O। अगर वो बचेगा तो यहां पे प्रोडक्ट अपने आप ही क्या बन गया? N2O। बोलो आया कि नहीं आया? ठीक है। चलो, अब सर ये तो आसान था, चलो ये तो बड़ा तगड़ा सा लग रहा है, इसको कैसे सॉल्व करूंगा मैं? तो बेटा आजा, सेम तरीका है। क्या करना है अपने को? फिर से पानी निकालना है। कैसे पानी निकालेंगे? पहले इसको थोड़ा सिंपल बना देते हैं, बड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है, तो सिंपल सा बना दूंगा। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या? N2H8 Cr2O7। अब देखना ध्यान से, H8 मतलब 4 पानी के मॉलिक्यूल। अगर 4 पानी के मॉलिक्यूल तुम मानते हो तो 4 पानी के मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया? H8O4, H8O4। 3 ऑक्सीजन बच जाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम? इसको हीट तो करते हैं। 4 तो हमने H2O निकाल दिए। अब हमारे पास बचा क्या? हमारे पास में यहाँ पे बचा, यहाँ पे खोपचे में लिख देता हूँ, तो मेरे पास में बचेगा N2। ध्यान से देखना, मेरे पास में बचेगा N2, मेरे पास में बचेगा Cr2, मेरे पास में बचेगा O3, मेरे पास में बचा N2 Cr2O3। क्या बन गया भैया? बल्ले बल्ले हो गई यहाँ तो। ये बना N2 और ये क्या बन गया? Cr2O3, और साथ में तुम्हारा क्या निकल गया? पानी। रिएक्शन चेक कर लो, ऑलरेडी बैलेंस होगी।
अगर रिएक्शन भी ऑलरेडी बैलेंस है, रिएक्शन भी हमें समझ में आ गई है, तो हमें पता पता चल गया ना कि थर्मल डिकॉम्पोजिशन से तीनों केसेस में क्या प्रोडक्ट बनता है। बोलो, रटने की जरूरत पड़ेगी क्या? ट्रिक है भैया, सिर्फ एक ही काम है अपने को, तो क्या करना है? पानी निकालना है। पानी निकाल देंगे और बची हुई रिएक्शंस अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। मैच कर लो, यही तो बताया था तुम्हें पिछली वाली में। ठीक है, मजे आ गए? अरे सर, इस मास्टर ने पहली बार जिंदगी में कोई ढंग की बात बताई है। तो बेटा अभी तो शुरुआत है, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। इसकी बदनामी को हटाने का जिम्मा मैंने ही लिया है तुम्हारी जिंदगी से, हटा के ही जाऊंगा। बहुत जिद्दी आदमी हूं। आगे चले, चलो चलिए। जब ये ट्रिक आपको समझ में आ गई है, तो अब हम आते हैं एक लास्ट प्रिपरेशन, लास्ट तो नहीं, सेकंड लास्ट। पर ये प्रिपरेशन आपके काम नहीं आती, बस जानकारी के लिए, इंडस्ट्रियल लेवल है। बेटा इंडस्ट्रीज में क्या करते हैं, जब आपके बॉइलिंग पॉइंट्स में गैप होता है ना, तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा देते हो। तो यहाँ पे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराते हैं लिक्विफाइड एयर का, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें नाइट्रोजन मिल जाता है। दैट्स इट। सुनो, आगे बढ़ो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दैट्स इट। इंडस्ट्रियली कोई पूछे कैसे निकलता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से निकलता है। क्वेश्चन आएगा तो कर देंगे, सिंपल सवाल ही आएगा, पर लॉजिक उसमें कोई बहुत ज्यादा प्रोसेस समझने वाली बात नहीं है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। ये वाला जो है ना प्रिपरेशन, ये है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये जो मैं बताने जा रहा हूं, ये है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। वेरी प्योर नाइट्रोजन कैसे बनता है, इस पे कई बार सवाल आ गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में। अब तो जेई मेंस क्या होता है, बहुत सारे शिफ्ट्स में होता है ना। 2 साल पहले एक शिफ्ट के अंदर ये सवाल भी आ गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए अपने को। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक्सट्रीमली प्योर नाइट्रोजन तुम कैसे बना सकते हो। तो बेटा एक्सट्रीमली प्योर नाइट्रोजन बनाने का तरीका होता है एजाइड। एक्सट्रीमली प्योर बनाने का तरीका होता है एजाइड। अब फिर से जब हम ज्ञान दे रहे हैं तो ध्यान से ही ले लें बेटा। बच्चों को एजाइड और नाइट्राइड में कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि बोलने में दोनों ही N3- होते हैं। पर एजाइड होता है ये N3 पे -1 चार्ज, और नाइट्राइड होता है ये कि N पे 3- चार्ज। ध्यान से देखिए, एजाइड होता है N3 पे -1 चार्ज, और नाइट्राइड होता है N पे 3- चार्ज। तो हम बोलेंगे ये आपका क्या है, एजाइड आयन, और ये आपका क्या है, नाइट्राइड आयन। ठीक है, इसको फिर से हम किस में करेंगे, अपने प्यारे नए डब्बे में बंद। क्लियर है? ओके जी, वो बात समझ आ गई। तो हम अभी यहाँ क्या करने वाले हैं, एजाइड्स की मदद लेने वाले हैं। अगर एजाइड की मदद लेने वाले हैं तो बेटा बेरियम एजाइड जो होता है ना, बेरियम एजाइड कैसे बना होगा, सोच ले बेटा। बेरियम है S ब्लॉक का एलिमेंट, 2+ चार्ज होता है, ग्रुप 2 का है, और एजाइड है N3 पे माइनस। क्रिस क्रॉस कर देगा तू, क्या बन जाएगा, बेरियम एजाइड। यदि मैं बेरियम एजाइड की बात करता हूं, तो बेरियम एजाइड को जब आप हीट करते हो तो क्या बनता है, बेरियम अलग हो जाता है, और मकसद एक ही था, नाइट्रोजन बनाना। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है हमारे पास, बट बेटा इसके लिए ट्रिक की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये तो एनीवेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको डायरेक्ट ही याद रखना है अपने को कि एजाइड्स को जब हीट करते हैं तो एक्सट्रीमली प्योर नाइट्रोजन निकलता है। और इनफैक्ट यहां से भी नहीं, सोडियम एजाइड भी Na+N3- क्रिस क्रॉस Na इसे भी हीट करोगे तो भी सोडियम निकल जाएगा तुम्हारा, और नाइट्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, मेटल अलग हो जाता है, नाइट्रोजन गैस अलग हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। क्लियर है? तो हमने नाइट्रोजन बनाने के क्या क्या तरीके सीखे, एक बार रिवाइज करें तो। अमोनियम नाइट्राइड से बन जाता है। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट से भी बन जाता है क्या, नहीं सर, उससे N2O बनता है। हमने अमोनियम डाइक्रोमेट का थर्मल डिकम्पोजिशन किया था, N2 बन रहा था। हमने इंडस्ट्रियली प्रिपरेशन में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देख लिया, और वेरी प्योर के अंदर हमने एजाइड वाला मेथड देख लिया। क्लियर है? सही है? ठीक है भाई, अगर ये सही है तो आओ जरा एक सवाल तुम लोग ही बता दोगे बेटा इसका आंसर तो मुझे, इनफैक्ट एक्स्ट्रा प्योर नाइट्रोजन। एक्स्ट्रा प्योर नाइट्रोजन, सॉरी बहुत गंदा हंसा मैं। एक्स्ट्रा प्योर नाइट्रोजन कैसे निकालते हैं बेटा जी, एजाइड से निकालते हैं। कुछ और देखना ही नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक बात है? अच्छा, आगे चलो। Nitrogen is best obtained by the thermal decomposition of which one of the following? इनमें से किसके थर्मल डिकम्पोजिशन से नाइट्रोजन निकल जाता है आसानी से? तो बेटा ध्यान से देखें, थर्मल डिकम्पोजिशन की आपने क्या क्या रिएक्शंस पढ़ी थी, ध्यान से देख लें। आपने पढ़ी थी NH4NO2 का डिकम्पोजिशन, जिससे नाइट्रोजन निकलता था। और आपने पढ़ा हुआ है अमोनियम डाइक्रोमेट। मैंने कहा था जो मैं पढ़ा रहा हूं ध्यान से सुनते जाओ, एक्स्ट्रा जगहों पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ना और जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ना, काम चल जाएगा।
तो बस फिर ये दो तरीकों से मैंने थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ाया है, इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में होगा वो आंसर हो जाएगा, दोनों ऑप्शन में होंगे तो दोनों आंसर हो जाएंगे। देखें जरा, NH4Cl नक्को, NH4NO3। बहुत सारे बच्चे, मैं कह रहा था ना बच्चे गलतियां करते हैं, बच्चे भूल जाते हैं NO2 पढ़ाया था कि NO3 पढ़ाया था। NO2 पढ़ाया है, NO3 से तो N2O बनता है, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, आगे बढ़े, इजी था। चलिए अब आते हैं बेटा प्रॉपर्टीज पे। प्रेपरेशन मैंने आपको समझा दी है, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ भी आ गई होगी। अब हम बातचीत करने जा रहे हैं प्रेपरेशन के बाद में प्रॉपर्टीज की। ठीक है, डाइनाइट्रोजन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तो पहले सुन लो, कुछ भी शुरू करने से पहले। कलर, फलर, टेस्ट, वेस्ट खानी तो है नहीं यार, ये सब पढ़ते रहेंगे। डाइनाइट्रोजन इज वेरी इनर्ट एट रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन बहुत इनर्ट होती है रूम टेम्परेचर पे, वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, उसकी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत हाई है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, तो हम उसको ज्यादा रिएक्शन में हिस्सा नहीं करवाते। परंतु मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, अगर आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो वो रिएक्टिव हो भी जाएगी, पर रूम टेम्परेचर पे तो वो कैसी रहती है? इनर्ट रहती है। बस यही सार है हमारे पास में। डाइनाइट्रोजन जो है वो है कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक गैस। ठीक है, अच्छा, दो स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं, N14, N15। ये तो मोल कंसेप्ट में भी पढ़ा है और बचपन में जब आइसोटोप्स पढ़े थे तब भी पढ़ा था। ठीक है, कोई नई बात नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इट इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे, नाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर बिकॉज, चार ऑप्शंस, आपको ये वाला ऑप्शन टिक करना है। लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज वगैरह 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 बहुत बातें बोलते हैं, पर एक्चुअल रीजन इज दिस, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड एंथैल्पी बहुत हाई है, वो टूटना बहुत मुश्किल होता है, तो इनर्ट रहता है रूम टेम्परेचर, ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। ऑल्दो टेम्परेचर बढ़ाने से तो ठीक है, रिएक्टिविटी राइज हो ही सकती है, दैट इज जनरल पॉइंट, सबको पता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाई टेम्परेचर पे क्या होता है? जब हाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्टिव हो जाएगा, रिएक्टिव हो जाएगा तो उस टाइम पे वो कुछ मेटल्स के साथ में कंबाइन करेगा, आयनिक नाइट्राइड्स बनाएगा, कुछ नॉन मेटल के साथ में कंबाइन करेगा, कोवेलेंट नाइट्राइड्स बनाएगा। तो जो आपका नाइट्रोजन है वो हाई टेम्परेचर पर मेटल्स के साथ में रिएक्ट कर जाता है और बेटा नाइट्राइड्स बना देता है। लिथियम के साथ रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम नाइट्राइड। ये सेम रिएक्शन मैं आपको एस ब्लॉक में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ऐसा नहीं है नई बात है। मतलब मैं क्या पढ़ा चुका हूं, आप लोगों ने 11वीं में एस ब्लॉक में ऑलरेडी ये रिएक्शंस पढ़ी हैं, हम बस यहाँ पे रीइंफोर्स कर रहे हैं। वहां पे हम पढ़ा करते थे एल्कली मेटल की प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विद नाइट्रोजन, यहां हम उल्टा पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विद एल्कली मेटल्स या मेटल्स। ठीक है, तो नाइट्राइड बना देता है। अब आप तो ये भी पढ़ते हैं कि जब इनका फर्दर हाइड्रोलिसिस होता है, मेटल नाइट्राइड्स का हाइड्रोलिसिस होता है, तो मेटल के हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं और अमोनिया गैस निकल जाती है। ठीक है, करेंगे उस पर बात, बट हाँ, नाइट्रोजन मेटल के साथ रिएक्ट करके मेटल के नाइट्राइड्स बना देता है, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बना देता है। ये रिएक्शन आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ी होगी बहुत बार, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे कहा जाता है हेबर्स प्रोसेस। जब अमोनिया का प्रिपरेशन पढ़ाऊंगा ना तब इस पर समय लगाऊंगा थोड़ा, पर हाँ अभी नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज में है कि आपका नाइट्रोजन मेटल के साथ रिएक्ट करके मेटल के नाइट्राइड्स बना रहा है, पर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बना रहा है। अब ये जो रिएक्शन है ना, ये ऐसे ही हवा हवा में नहीं पढ़ते हम, इसकी रिएक्शन कंडीशंस पढ़ते हैं कि इस टेम्परेचर पर इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अमोनिया बनता है, इसकी ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और सिमिलरली इस टेम्परेचर पर 2000 केल्विन के आसपास जब आप टेम्परेचर रखोगे तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, और कैसे रिएक्ट कर जाता है? NO बना देता है। NO को बेटा हम नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बोलते हैं या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। तो ये नाइट्रोजन की रिएक्शंस आपको आनी चाहिए, और ये रिएक्शंस ना जब आप एक दो बार गो थ्रू करोगे तो इट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू। इसको रटने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, रटना है ही क्या, समझ आने लग जाएंगी। मेटल के नाइट्राइड्स बनाना बहुत आसान है भाई, लॉजिक है। एल्कली मेटल है, क्या चार्ज रहेगा लिथियम पे? +1, और मैग्नीशियम पे क्या रहेगा? +2। नाइट्राइड्स बताए थे मैंने, एजाइड और नाइट्राइड। नाइट्राइड्स क्या होते हैं? ये करना ही क्या है, क्रिस क्रॉस। ठीक है, N2H2NH3, ये तो कई बार केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ी हुई है तो हमें आती है, और ये वाली रिएक्शन एक है, तो हमने बोला इसका टेम्परेचर ध्यान होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चमक तो फिर भी जाएगी, पर इसके लिए टेम्परेचर कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि सिर्फ हाई टेम्परेचर पे बनता है, रूटीनली नहीं बनता है रूम टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे होती है रिएक्शन। और इसका हाई टेम्परेचर है 2000 केल्विन, इनके लिए 700 केल्विन तो लो टेम्परेचर होता है बेटा।
इंडस्ट्रियल लेवल पे 2000 केल्विन इज अ हाई टेम्परेचर जिस पे नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आपको क्लियर है। आगे बात कर लेते हैं, अगले कंपाउंड पे आ गए हम, अमोनिया। क्लियर है? तो बेटा यहां तक गो थ्रू कर लो, कोई डाउट है पहले तो पूछ लो, ये वाला पॉइंट देख लो, नाइट्रोजन वाला, कोई दिक्कत है तो पूछ लो, फिर इसके बाद हम अमोनिया शुरू करते हैं। ठीक, ओके। ध्यान से देख लो, हेबर्स प्रोसेस क्या था, क्या टेम्परेचर डाला हुआ है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। सर कैटलिस्ट तो आपने बताया ही नहीं, तो बेटा बताऊंगा, मैंने बोला ना जब अमोनिया की प्रिपरेशन पढ़ाऊंगा तब हेबर्स प्रोसेस बहुत डिटेल में बात करेंगे। इनफैक्ट हम ये भी बात करेंगे कि किस प्रेशर किस टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है और कैसा प्रेशर इस रिएक्शन को फेवर करता है। फिर ये हाई टेम्परेचर वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाई नाइट्रोजन इनर्ट होता है रूम टेम्परेचर पे, तो ऐसे किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। पर जब हाई टेम्परेचर पे आप बात करोगे तो मैंने ये परमिशन आपसे पहले ही ले ली वो पॉइंट दिखा के कि आप इतनी बात पे मेरी अग्री कर जाओ कि रिएक्टिविटी हाई टेम्परेचर पे इंक्रीज होगी। तो वही रिएक्टिविटी मैंने यहाँ जस्टिफाई करी है कि 2000 केल्विन के आसपास जब मैंने टेम्परेचर रख दिया तो जो मेरी रिएक्टिविटी है वो बढ़ेगी और N2O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, NO बना देगा। मैंने आपको नाइट्रोजन की प्रिपरेशन की रिएक्शंस बता दी, मैंने आपको वेरी प्योर नाइट्रोजन कैसे बनता है ये सिखा दिया, मैंने आपको नाइट्रोजन की और रिएक्शन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, नाइट्राइड्स बनाता है कैसे बनाता है, सब समझाया है। ठीक है, नाइट्रोजन का किस्सा यहाँ खत्म होता है। हम चलते हैं अपने अगले कंपाउंड की तरफ और हमारा अगला कंपाउंड क्या हो जाएगा, अमोनिया। हमें आगे क्या पढ़ना है बेटा, अमोनिया। अमोनिया की प्रिपरेशन पढ़नी है अब। तो अमोनिया क्या होता है, NH3। अमोनिया की शेप कैसी होती है, पिरामिडल। ये बताने की जरूरत नहीं है, अभी जब ड्रैगो कंपाउंड का डिस्कशन कर रहे थे तभी डिस्कस करके आए हैं। नाइट्रोजन पे हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, sp3। ये भी बताने की जरूरत नहीं है, जब ड्रैगो कंपाउंड का डिस्कशन हो रहा था तब मैंने आपको ये भी बताया हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, लिख के रख देता हूं ताकि जब भी आप लोग रिवाइज करो घर पे तो सारे पॉइंट्स एक जगह पे आ जाएं। ठीक, अमोनिया अगर आप बात करें तो बेटा ये ना आपका सॉइल में फर्टिलाइजर्स वगैरह में काम आने वाली चीज है। तो वही पॉइंट पहला है कि अमोनिया इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज इन एयर एंड सॉइल। एयर और सॉइल में स्मॉल क्वांटिटीज में मौजूद होता है क्योंकि वहां पे वो कैसे बनता है, एक ऑर्गेनिक मैटर होता है आपका यूरिया, यूरिया की डिकॉम्पोजिशन से बनता है। ठीक है, ये यूरिया वाली जो रिएक्शन है ना, ये अभी तो मैं तुम्हें अमोनिया की प्रिपरेशन में बता रहा हूँ, लेकिन जब आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा यूरिया वाज द फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उसका डिकॉम्पोजिशन और ये रिएक्शन पढ़नी होती है, इंपॉर्टेंट होती है, बट अभी आपके लिए अलग तरीके से इंपॉर्टेंट है। यूरिया की प्रिपरेशन से अमोनिया बनाना कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आज एक सवाल में दिखाऊंगा कैसे यूज होता है। तो अभी ध्यान से देखिए, आपने क्या किया, यूरिया को पानी के साथ में रिएक्ट करवाया, पहले आपने अमोनियम कार्बोनेट बनाया। अमोनियम कार्बोनेट वीक होता है, उतना स्ट्रॉन्ग स्टेबल नहीं होता, तो इक्विलिब्रियम पे ये रिएक्शन देता है, NH3 वाटर और CO2। क्वेश्चन ये आता है यूरिया की डिकॉम्पोजिशन से कितनी गैसेस निकलती हैं, आंसर है आपके पास। ठीक है, या यूरिया के डिकॉम्पोजिशन से अमोनिया बनता है, उसके साथ और कौन सी गैसेस निकलती हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, या यूरिया को जब मैं डिकम्पोज करता हूं तो एक कार्बोनेट बनता है जो इक्विलिब्रियम में रहता है, कैसा कार्बोनेट होता है, अमोनियम कार्बोनेट होता है। तो ये सारी तरीके की रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए। तो यूरिया का डिकम्पोजिशन इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बनाने का क्या तरीका है, तो बेटा ये देखो, ये क्वांटिटीज की स्पेलिंग ठीक कर लेना। अच्छा, अब देखो, अमोनिया जो है वो आपको एक और तरीके से मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, अगर आपने अमोनियम सॉल्ट्स को, अगर आपने अमोनियम सॉल्ट्स को ट्रीट करवाया, कैसे ट्रीट करवाया, या तो कॉस्टिक सोडा से या फिर आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। ये रिएक्शन स्पेसिफिक टाइप की रिएक्शन है। ध्यान से देखिए, इसका प्रोडक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें याद हो जाएगा अपने आप। कैसे हो जाएगा मैं बताता हूं, देखो यहां पे ध्यान से। मैंने बोला जब अमोनियम सॉल्ट्स को, अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड, जब इसको मैंने रिएक्ट करवाया या तो कॉस्टिक सोडा से या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या होगा। तो बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना, आयनिक इक्विलिब्रियम के टाइम 11th में बताई भी जाती है, एक्वस अमोनिया सोल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, NH4OH, NH3 प्लस वाटर से NH4OH बनता है, दैट्स एक्वस अमोनिया सोल्यूशन। ठीक है, तो कई बार आपका यहाँ प्रोडक्ट अगर NH4OH बने तो उसको आप NH3 एक्वस लिख सकते हो, दैट विल आल्सो बी काउंटिंग, विल बी काउंटिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया।
तो ध्यान से देखिए, आयनिक रिएक्शन, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, हटाओ यार इसको, सही से लिखो। तो इसको आपने क्या लिखा, NH4Cl, और इसको मैंने कहा मैं क्या लिख सकता हूँ आयनिक फॉर्म में, NH4 प्लस Cl माइनस, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, Na प्लस OH माइनस। आयनिक प्लस माइनस का अट्रैक्शन होता है, कंबाइन करा दो, NaCl तो बना ही पड़ा है, और दूसरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, NH4OH। और मैंने यही बोला, इस चीज को मैं और क्या कह सकता हूँ, NH3 का एक्वस फॉर्म। इसको आज के ज्ञान में अलग से लिख के रखते हैं कि अगर आपको कोई एक्वस NH3 बोलता है तो इसका मतलब वो क्या बात कर रहा है आपसे, NH4OH की बात कर रहा है। इसको भी ध्यान रखना है। ये जितनी भी चीजें मैंने डब्बे में डाली है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरी केमिस्ट्री में काम आएंगी, तो इनको लाइटली मत लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। NH4OH बन गया, ये रिएक्शन मैंने बता दी, तो ये रिएक्शन तो तुम खुद कर सकते हो गया। कैल्शियम पे 2 प्लस और Cl का माइनस, CaCl2 बन गया, और बचा हुआ क्या आ गया, अमोनियम का NH4OH। बैलेंस हम करते रहेंगे बाद में। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को फिर से मैं क्या मान सकता हूँ, NH3 का एक्वस। बोलो समझ आया कि नहीं आया, क्लियर है, ये प्रिपरेशन समझ में आ गई, ठीक है भाई। तो ये वाली रिएक्शंस हो गई। एज सच आपसे कोई प्रिपरेशन में नहीं पूछेगा, ये वाली रिएक्शन आपसे जनरली MCQ टाइप में पूछी जाएगी कि दिस प्लस दिस क्या प्रोडक्ट, दिस प्लस दिस क्या प्रोडक्ट, आप बता सकते हो। NH4OH को एक्वस NH3 लिख दो, चाहे NH3 प्लस वाटर लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। अगर ये वाली प्रिपरेशन मुझे समझ में आती है तो हम आगे बातचीत शुरू करते हैं। अगला, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दो प्रोसेस आपको पढ़ने हैं। एक तो हिबर्स प्रोसेस जो मैं ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुका हूं आपके लिए, डिटेल में भी बात करेंगे। एक है साइनामाइड प्रोसेस। साइनामाइड प्रोसेस का जो प्रोडक्ट है ना, ये एक बार जेई मेंस में आया हुआ है कि नाइट्रोलिम क्या होता है, तो ये बताना जरूरी है, तो ध्यान से देखिएगा। जब मैंने कैल्शियम कार्बाइड को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया इस टेम्परेचर पे जब मैंने कैल्शियम कार्बाइड को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करवा दिया इस टेम्परेचर पे बेटा, तो मेरे पास में बनता है कैल्शियम साइनामाइड और कार्बन। ये टोटल को कहा जाता है नाइट्रोलिन, जो फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, ठीक है। जब मेरे पास क्या बना, CaCN2 और CaCN2 को मैं कहता हूं कैल्शियम साइनामाइड। CN2 -2 चार्ज है ऊपर, दैट इज कैल्शियम साइनामाइड, और साथ में कार्बन भी निकलता है यहाँ पे, तो इस मिक्सचर को कहा जाता है नाइट्रोलिम। यहां से जब मैं कैल्शियम साइनामाइड को लेता हूं और उसका मैं हाइड्रोलिसिस कराता हूं या पानी के साथ रिएक्ट करवाता हूं, तो ये क्या देता है, CaCO3 के साथ में NH3। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रोलिम पता होना चाहिए आपको क्या होता है, कैल्शियम साइनामाइड पता होना चाहिए क्या होता है। साइनाइड अलग होता है, साइनामाइड अलग होता है, ठीक है। और आपके पास में ये रिएक्शन, कई बार एग्जामिनर ये ना देके डायरेक्ट ये रिएक्शन भी पूछ लेता है, तो पता होनी चाहिए ये बना कैसे और फिर उसको यूज कैसे किया, ठीक है। कैल्शियम साइनामाइड पानी की प्रेजेंस में CaCO3 और NH3 देता है। चलिए, अमोनिया की प्रिपरेशन हुई, अगले पे आते हैं हेबर्स प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके NH3 बनाता है, इक्विलिब्रियम की रिएक्शन है। इस पे केपी केसी के बहुत सवाल खेले हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में। इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे कैटलिस्ट कौन है, कैटलिस्ट कौन है, ध्यान से देखो, आयरन ऑक्साइड विद स्मॉल अमाउंट्स ऑफ K2O Al2O3। कई बार पूछा जाता है प्रमोटर कौन है, तो बेटा यहाँ पे मोलिब्डेनम जो होता है वो एज अ प्रमोटर काम करता है इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन पे कुछ भी सवाल पूछ लेता है भाई, बहुत प्यार है जेई को इस रिएक्शन से, ठीक है। अच्छा, और क्या पूछ लेगा बेटा, पूछेगा कि ये रिएक्शन जो आपने मुझे बताई है, जिसका आपने मुझे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताया है, मुझे कुछ ऐसा बताओ कि मैं इस रिएक्शन में प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस को क्या ऐसे शिफ्ट करूं कि मेरा अमोनिया का यील्ड बढ़ जाए। मुझे अमोनिया का प्रोडक्शन अगर बढ़ाना है तो मेरी इंडस्ट्री में मुझे क्या करना पड़ेगा, तो बेटा उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ली चैटलियर प्रिंसिपल। याद है केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे कि कैसे इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना है। मुझे प्रोडक्ट बढ़ाना है, राइट, मुझे NH3 का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा NH3 का प्रोडक्शन बढ़ जाए, तो बेटा हाई प्रेशर करना पड़ेगा। डेल्टा H नेगेटिव है तो टेम्परेचर तो रखना पड़ेगा लो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और प्रेशर रखना पड़ेगा हाई। प्रेशर हाई क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि बेटा इस साइड स्टोइक्योमेट्री के टोटल 4 मोल, इस साइड स्टोइक्योमेट्री के टोटल 2 मोल, ठीक है। अगर लेस स्टोइक्योमेट्रिक मोल की तरफ रिएक्शन जाती है तो आपका कहने का मतलब होता है कि वॉल्यूम आप कम कर रहे हो और प्रेशर आप बढ़ा रहे हो। और अगर आपकी डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है एक्सोथर्मिक में, तो आप बोलते हो कि के इक्विलिब्रियम जब बढ़ेगा जब टेम्परेचर आपका क्या होगा, कम।
के इक्विलिब्रियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। तो यहाँ उस कम टेम्परेचर की वैल्यू होती है 773 केल्विन। आपके हिसाब से वो हाई टेम्परेचर होगा, बट इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट्स अ लो टेम्परेचर। तो मैंने क्या बोला, मैं अपनी बातें रिपीट करता हूँ। बेटा देखो, मैंने आपको सिर्फ ये बताना चाहा कि ली चैटलियर कहता है कि अगर आपको रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाना है, फॉर रिएक्शन टू गो फॉरवर्ड, ठीक है, आपके पास में एक तरीका है, प्रेशर बढ़ा दो। पर प्रेशर कैसे बढ़ेगा? यदि स्टोइकियोमेट्रिक मोल्स जो हैं वो क्या होंगे? कम। या स्टोइकियोमेट्रिक मोल्स कम होंगे तो रिएक्शन हाई प्रेशर की तरफ हो जाएगी। अच्छा अच्छा, तो टेम्परेचर के हिसाब से मैं क्या कह सकता हूं कि अगर रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक है, यानी कि आपका डेल्टा एच कैसा है? नेगेटिव है, तो आप बोलोगे कि के इक्विलिब्रियम जो है वो टेम्परेचर के कैसा होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब के इक्विलिब्रियम बढ़ाना है, मतलब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ेगा जब टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा। तो दैट्स वाई वी से कि आपका प्रेशर हाई है और आपका टेम्परेचर लो है। ठीक है, दीज आर द कंडीशन विच ऑप्टिमाइज, जो इसका प्रोडक्शन बढ़ा सकती हैं, और कैटलिस्ट आपको पता ही है। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आई बात? ओके जी। इस पे बहुत सवाल आते हैं, दैट स्लाइड वाज रियली इंपॉर्टेंट। प्रेपरेशन समझ में आ गई है? साइनामाइड प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस, अमोनियम सॉल्ट्स को वो मैंने रिएक्ट करवा दिया, और मैंने नॉर्मली सबसे पहले अपना कैसे बना दिया था, उसको कैसे बना दिया था याद करना जरा। सबसे पहले मैंने अमोनिया कैसे बनाया था आप लोगों के लिए? अमोनिया मैंने कैसे बताया था? ध्यान करो बेटा, सारी स्लाइड, सारे प्रिपरेशन स्टेप्स आपको आने चाहिए। सबसे पहले मैंने क्या कहा था आपको? यूरिया वाला रिएक्शन। फिर मैंने आपको बताया था सॉल्ट्स वाला रिएक्शन। फिर मैंने आपको साइनामाइड प्रोसेस और हिबर्स प्रोसेस। ठीक है, चलो अच्छा, प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज वही, ठीक है, कलरलेस गैस है, वो ओडरलेस होता था, बट अमोनिया पंजेंट ऑर्डर का होता है। फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का डेटा आपको दिया गया है, याद रखने की जरूरत आपको नहीं है, आवश्यकता नहीं है। हाइड्राइड्स के केस में इसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ कुछ ऐसी बातें डिस्कस करते हैं जो नहीं है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है ऑलरेडी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। शेप वेव आपको पता है अभी ऑलरेडी, मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ट्राइंगल, पिरामिडल, लोन पेयर, ये सारी बातें आपको पता है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हैं जो नए हैं, और जो आगे पॉइंट्स आने वाले हैं। अमोनिया गैस पानी में काफी हद तक सॉल्युबल होती है, इसलिए आप एक्वस अमोनिया पढ़ते हो, NH4OH पता है हमें, वीकली बेसिक है, इक्विलिब्रियम में रहती है। तो NH3 को जब वाटर से रिएक्ट करवाया तो NH4+ और OH- बना। बेटा एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आ गया था, आपसे पूछूंगा अभी मैं कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजें मौजूद है। तो NH3 मौजूद है, NH4+ मौजूद है, OH- मौजूद है, एक ऑप्शन था H+ भी मौजूद है क्या? तो हाँ, H2O भी तो आपका आयनाइज फॉर्म में रहता है, सेल्फ आयनाइजेशन H+ और OH-, तो वो भी मौजूद है। ठीक है, वीक बेसिक है, KB डिफाइंड होता है इसके लिए, राइट? ठीक है, KB कैसे डिफाइन होता था? आप आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे ना दोस्त, NH4OH जो है इट्स अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा NH4+ और साथ में OH-, और इसके लिए KB आप पढ़ते थे जिसकी वैल्यू होती थी 1.8 इंटू 10⁻⁵। या आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के टाइम PKB भी निकाला करते थे जिसकी वैल्यू आया करती थी 4.74, याद करो। ठीक है, अच्छा, अगला पॉइंट, ये अमोनियम सॉल्ट्स बनाता है जब एसिड्स के साथ में रिएक्ट करता है। ठीक है, तो बेटा सिंपल सी बात है, ये तो कोई भी समझ जाएगा। NH3 एक्वस जो है, अगर उसको मैं HCl के साथ रिएक्ट करवा दूं तो क्या होगा? तो पहली बात तो एक्वस का मतलब मैं इसको क्या लेना चाह रहा हूं? NH4OH। और जब इसको मैंने HCl से रिएक्ट करवा दिया तो आपका क्या बन जाएगा? प्लस माइनस का रिएक्शन हो जाएगा, एसिड प्लस बेस रिएक्शन हो गया है, तो सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा, एसिड प्लस बेस रिएक्शन हो गया। H2SO4 होगा तो अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई बात जो नहीं समझ आई हो? क्लियर है सब कुछ? ठीक है भाई, अगर ये बात आपको क्लियर है तो आगे बात करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, क्यों? क्योंकि बेटा जहां भी ये PPT वगैरह बनते हैं ना, इस पे जेई और नीट वालों को बड़ी चुल होती है, उनको लगता है यही पूछ लो, बच्चे को यही याद नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं इसको? हम कह रहे हैं कि NH3 एज अ वीक बेस प्रेसिपिटेट करता है हाइड्रोक्साइड्स को बहुत सारे मेटल के उनके सॉल्ट सोल्यूशन से। बात को ध्यान से सुनना, एज अ वीक बेस ये क्या करता है? सॉल्ट सॉल्यूशंस में जो मेटल्स होते हैं उनके हाइड्रोक्साइड्स को प्रेसिपिटेट आउट करता है। कैसे? देखो, एक्वस सॉल्यूशन है, मेटल्स के सॉल्ट्स जैसे जिंक का सल्फेट, फेरिक क्लोराइड,
तो जब जिंक का सल्फेट इसके साथ रिएक्ट करता है तो बेटा आपके पास क्या करेगा, हाइड्रोक्साइड को प्रेसिपिटेट करेगा। तो जिंक हाइड्रोक्साइड अलग निकल जाएगा और अमोनियम सल्फेट आपका अलग हो जाएगा। और जो जिंक हाइड्रोक्साइड निकलता है इसका पीपीटी होता है व्हाइट कलर का, ये आपको याद होना चाहिए। सिमिलरली अगर आपने फेरिक क्लोराइड की बात करी है तो ये आपका इस तरीके का एक ऑक्साइड बनाता है Fe2O3.XH2 जिसका ब्राउन पीपीटी होता है और अमोनियम क्लोराइड आपका अलग निकल जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन आपको एज इट इज ध्यान रखनी पड़ेगी, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। बट हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि अमोनिया में ये खास बात होती है कि वो मेटल के सॉल्ट्स के साथ में रिएक्ट करके उनके हाइड्रोक्साइड्स को प्रेसिपिटेट आउट कर देता है। ठीक है, अच्छा जी। अब बात देखो प्रॉपर्टीज में, हमने बोला कि जो लोन पेयर होता है उससे हमें पता चलता है वो बेस है, तो ये बात हमें पता है, ये बात हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट है ये, एक जेई का सवाल करेंगे इस पे, पहले से बोल दिया, ध्यान से सुनना। अमोनिया में लोन पेयर है, लोन पेयर क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के काम आता है, BF3NH3 थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, कॉम्प्लेक्स बनाने में भी काम आता है। तो वही वाली बात है कि NH3 जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और मेटल आयंस के साथ में लिंकेज बनाता है। जब लिंकेज बनाता है तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये जो कॉपर आयन है, ठीक है, Cu2+, ये अपने सोल्यूशन में है, NH3 के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा बड़ा स्टेबल, ये वाला CuNH3 जो डीप ब्लू कलर का है। ये जो कलर्स है ना, पीछे व्हाइट पीपीटी ब्राउन पीपीटी पड़ा था, यहाँ ये जो कलर्स की बात हो रही है, इन्हीं पे सवाल हमसे खेलता है एग्जामिनर, तो ध्यान से सुनना है इन बातों को। ठीक है, जो Cu2+ है वो NH3 के साथ रिएक्ट करके CuNH3 बनाता है जो कि डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स है। ऐसी Ag+ है वो Cl- के साथ रिएक्ट करके AgCl बनाता है, और ये AgCl जो आपका बना वो NH3 के साथ रिएक्ट करके वो वाला डायमीन सिल्वर क्लोराइड वाला कॉम्प्लेक्स बनाता है। दिस इज कलरलेस, दिस इज डीप ब्लू, दीज कलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। ठीक, कैसे इंपॉर्टेंट है समझते हैं। अभी देखिए, ये और है, ये सॉल्ट एनालिसिस में भी पढ़ेंगे, पर यहां बता रहा हूं क्योंकि NH3 से रिलेटेड है। बेटा NH3 का एक टेस्ट है, कुछ टेस्ट जो होते हैं ना वो आपको ध्यान रखने चाहिए। जैसे जब मैं नाइट्रिक एसिड पढ़ाऊंगा तो नाइट्रेट आयन का एक टेस्ट के बारे में बात करूंगा, अभी मैं अमोनिया पढ़ा रहा हूं तो अमोनिया का टेस्ट है। एक रिएजेंट होता है नेस्लर्स रिएजेंट, ये तुम ऑर्गेनिक में पढ़ोगे बहुत डिटेल में। अभी मुझे तो सिर्फ एक टेस्ट बताना है कि जब अमोनिया गैस को इस नेस्लर्स रिएजेंट के साथ पास करवाया जाता है, सर नेस्लर रिएजेंट होता क्या है, तो बेटा K2HgI4 का एल्कलाइन सोल्यूशन, K2HgI4 का एल्कलाइन सोल्यूशन। तो जब नेस्लर्स रिएजेंट से अमोनिया गैस को पास करवाया जाता है, एल्कलाइन सोल्यूशन है इसलिए KOH के साथ में मिक्स करा हुआ है, तो आपके पास में क्या होता है, एक ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है। कैसा प्रेसिपिटेट बनता है, ब्राउन प्रेसिपिटेट। और वो ब्राउन प्रेसिपिटेट का बनना इस बात का प्रूव होता है कि यहाँ पे अमोनिया गैस है। और इस ब्राउन प्रेसिपिटेट का नाम रखते हैं हम, इसको हम क्या कहते हैं, आयोडाइड ऑफ मिलन बेस। इसे हम क्या कहते हैं, आयोडाइड ऑफ मिलन बेस। ठीक है, मैंने क्या बोला, जब NH3 गैस को हम पास करवाते हैं नेस्लर्स रिएजेंट से तो एक ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है और उसको हम NH3 गैस का टेस्ट मानते हैं। ये रिएक्शन है हमारे पास, नेस्लर्स रिएजेंट आया, NH3 के साथ में रिएक्ट करेगा एल्कलाइन मीडियम में, तो हमारे पास ये जो कंपाउंड बना NH2.HgO.HgI, ये ब्राउन कलर का पीपीटी बनाता है और इसका नाम इंपॉर्टेंट है आयोडाइड ऑफ मिलन बेस। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये, जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दिस इज अ क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर अमोनिया गैस। ठीक है, ओके जी, ये याद रखना, NH2.HgO.HgI। चलिए जी, हैलोजेंस के साथ में बात कर लेते हैं। हैलोजेंस के साथ में भी रिएक्शन इसकी कैसे होती है अमोनिया की, तो देखो जरा, अमोनिया की दो तरीके की रिएक्शन हो जाती है हैलोजेंस के साथ में, इस तरीके से। ये अमोनिया है, ये आपका हैलोजेंस के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये बेटा दो तरीकों से रिएक्ट करेगा। एक तरीका जब जब आपका अमोनिया एक्सेस में हो, एक तरीका जब जब आपका हैलोजन एक्सेस में हो। सही से लिख देते हैं थोड़ा, मैंने क्या बोला, एक तरीका जब जब आपका अमोनिया एक्सेस में हो और एक तरीका जब जब आपका हैलोजन एक्सेस में हो। तो देखिएगा, जब अमोनिया एक्सेस में होता है तो प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, जब हैलोजन एक्सेस में होता है तो प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं। जब आपका अमोनिया एक्सेस में है तो NH3 जो है वो क्या करेगा, पहले क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करेगा हैलोजन के साथ में, N2 और HCl बना देगा, पर रिएक्शन यहां रुकेगी नहीं।
अमोनिया जब एक्सेस में है तो ये ज्यादा अमाउंट में है, तो ये क्लोरीन के साथ रुकेगा नहीं रिएक्ट करके, जो HCl बनेगा उसके साथ फिर रिएक्ट कर लेगा और अमोनियम का सॉल्ट बना के छोड़ेगा। मैंने क्या बोला, इस बात को ऐसे ध्यान से सुनो कि जब अमोनिया है वो हैलोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और आपको पता है ये चीज कैसी है, एक्सेस, तो ऐसा नहीं है वो रिएक्ट करके लग जाएगी खत्म हो जाएगी, वो जब तक पूरा खत्म नहीं होगा जब तक रिएक्ट करता ही रहेगा। तो यानी कि पहले N2 और HCl बना, अब ये जो बना हुआ HCl है ये इस NH3 के साथ फिर रिएक्ट कर जाएगा और अमोनियम सॉल्ट बना के छोड़ेगा। ये इंटू 6 क्या है, आ रहे हैं अभी उस पर। तो ये दो रिएक्शंस हो रही थी आपकी, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को साथ में कंबाइन करने की कोशिश करी, तो ऊपर वाली को बैलेंस करा तो 6 HCl आ रहा था और N2 आ रहा था और 2 NH3 आ रहा था। मैंने नीचे वाली रिएक्शन को भी क्या किया, 6 HCl से 6 HCl काट दूंगा तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 से मल्टीप्लाई करके जब नेट रिएक्शन लिखी तो मुझे ये समझ में आया कि वेनेवर अमोनिया इज इन एक्सेस, आपके दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, नाइट्रोजन और अमोनियम का सॉल्ट, नाइट्रोजन और अमोनियम का सॉल्ट। लॉजिक समझना ध्यान से कि अमोनिया सिर्फ रिएक्ट करके बच्चे सिर्फ N2 भी टिक करके आ जाते हैं, पर सिर्फ N2 नहीं बनता है एक्चुअली, क्योंकि एक्सेस में है तो ये बने हुए HCl के साथ फिर से रिएक्ट कर जाता है और इसकी व्हाइट फ्यूम्स निकल जाती हैं NH4Cl की। ठीक है, तो ये रिएक्शन समझ में आनी चाहिए। पर जब हमारा हैलोजन एक्सेस में होगा तब क्या होगा, तब तो बेटा कुछ नहीं करेगा, तीनों हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट कर देगा तीनों क्लोरीन से, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी और एक्सप्लोसिव बना के छोड़ेगा NCl3 और HCl। ठीक है, समझ में आई बात, तीनों हाइड्रोजन को तीनों क्लोरीन से रिप्लेस कर देगा, वो NCl3 बना देगा। ठीक, क्योंकि कौन था एक्सिस में, हैलोजन एक्सिस में थे तो हैलोजन ज्यादा से ज्यादा सब्सटीट्यूट होना चाहेंगे, पर इस वक्त अमोनिया एक्सिस में था तो वो ज्यादा से ज्यादा अपने टाइप का कंपाउंड बनाना चाहेगा, यहाँ हैलोजन एक्सिस में तो उसके टाइप का कंपाउंड बनना चाहेगा। ठीक, ओके, क्वेश्चंस ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस। A solution of ammonia in water contains which of the following species? यार ये बात तो मैंने आपसे करी थी। Solution of ammonia in water contain which of the following species? Weak base। तो देखो मैं आपको कह रहा था ना, जो हम पढ़ते हैं बेटा वैसे ही सवाल आ जाते हैं, तो ध्यान से NH4 प्लस OH माइनस NH3, NH3 होगा, OH माइनस होगा, NH4 तो कुछ होता ही नहीं है, शायद मिसप्रिंट है, NH4 प्लस होना चाहिए, ये भी हो जाएगा, H प्लस हो जाएगा, वाटर सेल्फ आयनाइज रहता है ना H प्लस और OH माइनस में। आंसर क्या हो जाएंगे, चारों ऑप्शंस। ठीक है, अच्छा अगर चारों ऑप्शन हो जाएंगे तो आगे बात करो। ये क्वेश्चन ट्राई करना है, इस क्वेश्चन को 2 मिनट का समय लो, वीडियो पॉज करके इस सवाल को पढ़ो, इस सवाल को ट्राई करो, कोई दिक्कत है तो फिर हम डिस्कस करेंगे, और हम एनीवेज इसको डिटेल में डिस्कस करने ही वाले हैं। ठीक है, मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं, इसको ट्राई करिए प्लीज। हाँ जी बेटा, देखा आपने ये वाला सवाल, ट्राई करके देखा क्या? ओके, रिवाइज करते हैं एक बार। क्या रिवाइज करते हैं, अमोनिया की प्रेपरेशन और प्रॉपर्टीज का मिक्सचर है ये क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से देखें तो। कैसे, देखो बेटा ध्यान से, सवाल क्या कह रहा है, यूरिया रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म ए। अच्छा लिखते हैं एक बार स्टेप बाय स्टेप। यूरिया वाटर के साथ में रिएक्ट करता है और कुछ ए बनाता है। अच्छा ठीक है भाई, नाउ विच विल डीकम्पोज टू फॉर्म बी, ये डीकम्पोज होके क्या बनाएगा, बी बनाएगा। जब बी को आप Cu2 प्लस से पास करवाएंगे, जब बी को आप किससे पास करवाएंगे, Cu2 प्लस से पास करवा देंगे, तो आपके पास में क्या बनेगा, डीप ब्लू कलर सोल्यूशन बनेगा सी का। क्या बनेगा, डीप ब्लू कलर सोल्यूशन बनेगा सी का। बताओ सी का फॉर्मूला क्या है? बेटा ध्यान से देखो, सारी बातें तुम्हें आती है, सिर्फ अगर रिएक्शंस को ध्यान से सुना है और उन्हें अप्लाई करना आ गया है तो ये क्वेश्चन केक वॉक है। अगर यूरिया पानी से रिएक्ट करता है तो बेटा आज ही हमने रिएक्शन पढ़ी है, यूरिया जो होता है वो आपका वाटर के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाता है, ये बनाता है अमोनियम कार्बोनेट, और अमोनियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो क्या बन जाता है, NH3 प्लस CO2 प्लस वाटर, अमोनिया, ये आपका क्या हो गया, सबसे पहले बी। ध्यान से देखिएगा, जो आपका अमोनियम कार्बोनेट था ये आपका क्या बना, ए, ये जो NH3 आपका बन गया ये आपका क्या बना, बी। अब ये जो बी है ये आपका किसके साथ रिएक्ट करेगा, Cu2 प्लस के साथ।
और ये Cu2+ के साथ रिएक्ट करके, याद करो, ये लुईस बेस है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ब्लू कलर से कैसा सोल्यूशन बनाता है? डीप ब्लू कलर का। मैंने बताया था पीछे CuNH3 होल फ्लोर 2+ बनता है डीप ब्लू, और मैंने कहा था ये सवाल आया है एग्जाम में, बताऊंगा कैसे करते हैं, देख लो। एग्जाम्पल का आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। कोई दिक्कत है? सारी रिएक्शंस पड़ी हुई थी, बस जोड़ घटाव आना चाहिए, लिंक करना आना चाहिए। ठीक है, ओके साहब। जब ये समझ में आ गया तो आगे बात करते हैं। अमोनिया कैन बी ड्राइड बाय। अब बेटा देखो, मैंने आपको जब पी ब्लॉक शुरू किया था ना पिछले लेक्चर में, मैंने तभी बोला था कि कुछ चीजें सवाल करने के साथ आती हैं। हम थ्योरी बहुत सारी पढ़ते हैं, बट कुछ ना कुछ पॉइंट एग्जामिनर ऐसा पूछ ही लेता है जो किताबों से अलग हो जाता है। तो अब जैसे कि ये वाला है, तो ये वाला पॉइंट मैंने कहा था, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। बहुत सारी बातें क्वेश्चन सॉल्व करने से पता चलती हैं। तो अब जैसे यहां देखिए, अमोनिया कैन बी ड्राइड बाय। अमोनिया को ड्राई कैसे किया जा सकता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए होगा। ये सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं जो ऑप्शंस में हैं। तो क्या सबसे हो जाता है क्या? तो ये बात ध्यान से सुनना, अमोनिया सिर्फ और सिर्फ क्विकलाइम से डिहाइड्रेट किया जा सकता है। बाकी डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स इसके सामने फेल हो जाते हैं, क्योंकि अमोनिया उन सब के साथ में क्या करता है? रिएक्ट कर जाता है। अमोनिया उन सब के साथ में क्या कर जाता है? रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, कैसे रिएक्ट कर जाता है वो आगे बात करेंगे, अभी उतने ध्यान में से आने की जरूरत है नहीं। बट हाँ, CaO विल बी द आंसर। इसको एक फैक्ट की तरह अभी ध्यान रखिए। ठीक है, या चलो सुन लो, एक काम करो, चल हो रही होगी। बच्चे कहते हैं नहीं सर हमें तो नहीं समझ आया, हमें तो बताना पड़ेगा, आपको आता नहीं है क्या? तो देखो बेटा, अमोनिया जो है वो H2SO4 के साथ में अगर आप उसे ड्राई करने की कोशिश करोगे तो हेल्प ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये तो इसके साथ रिएक्ट करके अमोनियम का सॉल्ट बना देगा, कोई फायदा ही नहीं बनेगा, नहीं हो पाएगा ड्राई, रिएक्ट कर जाएगा। P4O10 के साथ जब आप इसे रिएक्ट करने की कोशिश करोगे तो बेटा ये तो फॉस्फोरिक एसिड बना देता है। ये क्या कर देता है? फॉस्फोरिक एसिड बना देता है। और अगर ये फॉस्फोरिक एसिड बना देता है तो फिर से ये तो आपका क्या हुआ? ड्राई हुआ ही नहीं। एनहाइड्रस CaCl2 से अगर रिएक्ट कराने की कोशिश करोगे तो बेटा यहां पे ये एक एडिशन प्रोडक्ट बना देता है इस तरीके का। यहां क्या बना देता है? एडिशन प्रोडक्ट बना देता है। तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ CaO ऐसा है जिससे ये ड्राई हो सकता है, बाकियों के साथ ये खुद ही क्या कर जाता है? रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, तो इस वजह से इस पॉइंट को ध्यान रखें, अपने नोट्स में मेंशन करके रखें। अमोनिया की प्रॉपर्टी में एक नया पॉइंट आप लोगों की नॉलेज में ऐड हुआ है। ठीक, चलिए, जब ये हो गया तो हम चलते हैं आगे। बेटा हम बात कर रहे हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। आपको ध्यान है मैंने इन जनरल ग्रुप 15 की रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन पढ़ी थी। अब ऑक्साइड्स की बात करूं तो मैंने आपको बोला था कि नाइट्रोजन इन जनरल -3, +3 और +5 शो करते हैं ग्रुप 15 वाले। बट ऐसा नहीं है, वो बाकी +1 से +4 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो कर सकते हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो बेटा वही सारी बातें हमें पढ़नी है। तो नाइट्रोजन के कई ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे आप पढ़ते हो N2O, आप पढ़ते हो NO, ठीक है, आप पढ़ते हो N2O3, आप पढ़ते हो N2O4, आप पढ़ते हो N2O4 पे ही NO2, इसका डाइमर होता है बेसिकली है, और आप पढ़ते हो N2O5। ठीक है, सबके सब आपके पास में क्या होते हैं? तो बेटा ये दोनों जो हैं ये आपके न्यूट्रल होते हैं, बाकी सारे के सारे आपके कैसे होते हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। ऊपर वाले आपके न्यूट्रल थे, ये बाकी सारे के सारे आपके कैसे हो जाएंगे? एसिडिक ऑक्साइड्स हो जाएंगे। ठीक है साहब, समझ में आई ये वाली बात मुझे। और बेटा N2O3 जो होता है ये ब्लू कलर का सॉलिड होता है। ये थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज आपको इनकी पता होंगी तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, जो NO2 होती है, N2O4 है, ये आपकी ब्राउन कलर की गैस है। और जो N2O5 है ये आपका कलरलेस सॉलिड है, और एसिडिक तो है ही है। NO2 जो है ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। स्ट्रक्चर्स आपको बॉन्डिंग से बनाने आते हैं सबके, आप बना के देखिएगा। ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या करता है? डाइमराइज करता है। और जब ये डाइमर बनाता है तो इसकी ऑड इलेक्ट्रॉन वाली चीज खत्म हो जाती है और N2O4 बन जाता है। तो ये कुछ ऑक्साइड्स हैं, इनकी
स्ट्रक्चर्स, इनकी प्रिपरेशन वगैरह एनसीईआरटी में दी गई हैं। आपको इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई हैं, बाकी आप एक बार गो थ्रू करिए बुक से। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं, इसमें कुछ अलग से फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। बाकी क्वेश्चंस और डीपीपी के थ्रू हम इस पार्ट को कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए। ऑक्साइड्स पता चल गए, तो एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन। आपको ध्यान है जब हैलाइड्स की बात हो रही थी तो वहां पे मैंने एक पॉइंट बोला था कि NF3 जो है वो इकलौता ऐसा हैलाइड है, ट्राई हैलाइड, जो स्टेबल होता है। बाकी नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड तो बनाता नहीं है और ट्राई हैलाइड्स भी नहीं बनाता, जो बनते हैं वो स्टेबल नहीं होते। NCl3 आपका एक्सप्लोजिव होता है, NBr3NI3 वो अमोनिया डेरिवेटिव्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं। तो मैंने कहा था कि उस टाइम पे एक इंपॉर्टेंट बात है इन हैलाइड्स का हाइड्रोलिसिस। इनका क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है? हाइड्रोलिसिस। मैं मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा हूँ, सिलेबस में नहीं है आपके, बट हाँ आपको रिएक्शंस हैं जो ध्यान रखनी है। सर मैकेनिज्म बता दो प्लीज। तो बेटा मैकेनिज्म ना मैं आपको अगली क्लास में डिटेल में बताऊंगा। आज हमें कवर करनी है कुछ चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट है जानने में तो मैं आपको अगली क्लास में डिटेल में पक्का बताऊंगा। ठीक है, आप लोग कमेंट्स में डालना अगर जानना हो तो, पर एज सच बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं वो जानना, सिर्फ रिजल्ट से अपना काम चलता है। ठीक है, देखना ध्यान से। NF3, NCl3, ठीक है, फिर PCl3, ASCl3, BiCl3। हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन के साथ साथ ये ग्रुप 15 के हैलाइड्स की भी बातें हैं। इनका हाइड्रोलिसिस है बेसिकली। ठीक है, हेडिंग में थोड़ा करेक्शन कर देते हैं। नाइट्रोजन के तो दो हैलाइड्स हैं, NBr3NI3 की हम बात पहले कर चुके हैं। हमें बेसिकली ग्रुप 15 के हैलाइड्स की बात ज्यादा डिटेल में करनी है। यहाँ पे हम सबका क्या करने जा रहे हैं? हाइड्रोलिसिस करने जा रहे हैं। जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बेटा ध्यान से देखिएगा, NF3 का तो हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाता है क्यों नहीं होता? बेटा बात है हाइड्रोलिसिस कैसे होगा? हाइड्रोलिसिस में वाटर आके रिएक्ट करेगा इस पे। बेटा अगर वाटर आके रिएक्ट करना चाहेगा तो ध्यान से देखो, NF3 जो है, ठीक है, इस पे अगर वाटर आके रिएक्ट करना भी चाहेगा अपने दो लोन पेयर लेके, तो ये लोन पेयर कहाँ अटैक करेंगे? लोन पेयर कहां जाएगा? या तो वेकेंट D ऑर्बिटल में जाएगा या वेकेंट P ऑर्बिटल में जाएगा। नाइट्रोजन और फ्लोरीन दोनों पे ही फिल्ड P अवेलेबल है यार, कुछ वेकेंट है ही नहीं। और वेकेंट है ही नहीं तो ये लोन पेयर कहीं रिएक्ट ही नहीं करेगा, जाके रिएक्ट ही नहीं करेगा तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा ही नहीं। अगर इसका हाइड्रोलिसिस होगा ही नहीं तो NF3 के हाइड्रोलिसिस पे नो रिएक्शन। लॉजिक समझ में आया? ठीक। NCl3 का अगर मैं हाइड्रोलिसिस कराता हूं, अब देखो ध्यान से, NCl3 का हाइड्रोलिसिस अगर मैंने कराने की कोशिश करी तो इस बार हाइड्रोलिसिस हो जाएगा क्या? लग तो रहा है हो जाना चाहिए, देखते हैं जरा। तो बेटा इस बार हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बेटा देख, नाइट्रोजन पे तो फिल्ड पी है, मैं मान गया तेरी बात, पर क्लोरीन पे तो वेकेंट डी है। क्लोरीन पे क्या है? वेकेंट डी अवेलेबल है। अगर क्लोरीन पे वेकेंट डी अवेलेबल है तो आपका लोन पेयर नाइट्रोजन पे भले ही जाके अटैक ना करे, ऑक्सीजन का लोन पेयर क्लोरीन पे आके तो अटैक कर ही सकता है। और जब ये क्लोरीन पे आके अटैक कर देता है तो आपका प्रोडक्ट बनता है, तीनों क्लोरीन पे एक एक करके अटैक कर देगा, NH3 और साथ में HOCl। ये HOCl पता होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, PCl3 की बात करते हैं। PCl3 में भी अब क्या होगा? PCl3 ऐसा होता है, तो हमेशा देखो लोन पेयर की हमेशा टेंडेंसी कहां थी? पहले तो सेंट्रल एटम पे जाने की टेंडेंसी थी, बट सेंट्रल एटम पे मौका ही नहीं मिला उसे, तो उसे यहां सराउंडिंग पे जाना पड़ा और यहां तो वो कहीं का ही नहीं रहा। PCl3 में क्या होगा? PCl3 में ऐसा नहीं होगा। PCl3 उसको इतना डिसअपॉइंट नहीं करेगा, क्योंकि PCl3 में तो बेटा फॉस्फोरस पे ही वेकेंट डी है। और अगर फॉस्फोरस पे ही वेकेंट डी अवेलेबल है तो ऑब्वियस सी बात है पहला अटैक तो किस पे होगा? सेंट्रल एटम पे ही होगा। तो यहां वेकेंट डी अवेलेबल है, और जब यहां वेकेंट डी अवेलेबल है तो यहां हमारे पास में प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? H3PO3 और साथ में HCl। ठीक है, अच्छा, तो ASCl3 में भी क्या होगा? सेम टू सेम होगा, ASOH होल थ्राइस, या H3ASO3 भी लिख दो इसको चाहे तो। और साथ में क्या निकल जाएगा? HCl। पर पर दो बच गए,
SbCl3 BiCl3। अब हमें लगता है सर यहां भी तो वेकेंट ऑर्बिटल है, तो यहां भी ऐसा ही होना चाहिए, सेम टाइप के प्रोडक्ट यहां बन जाएंगे। पर बेटा यहां सेम टाइम के प्रोडक्ट नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि बेटा यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा हो जाता है। जब मेटालिक कैरेक्टर हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हो गई, तो आप बोलते हो कि यहाँ पे इस तरीके के प्रोडक्ट ना बन के एक्चुअली कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, तो आप BiCl3 से ही समझ लो, वो ज्यादा फेमस है तो उसी से बता देते हैं। जब ये पानी से रिएक्ट करता है तो बेटा ये आयनिक कंपाउंड बनाना ज्यादा पसंद करते हैं रादर देन कोवेलेंट। ये वाइट टर्बिडिटी देता है। along with HCl। ठीक है, यहाँ पे क्या बनता है? BiOCl। और सिमिलरली एंटीमनी के केस में क्या बन रहा होगा? SbOCl बन रहा होगा। और ये दोनों के दोनों ही क्या देते हैं हमें? वाइट टर्बिडिटी देते हैं। ये भी वाइट पीपीटी या टर्बिडिटी देगा। और इसका तो इनफैक्ट नाम भी फेमस है। इस कंपाउंड को हम कॉमर्शियली बोलते हैं पर्ल वाइट। कभी कभी तो एग्जामिनर डायरेक्ट सवाल पूछ चुका है, 4 ऑप्शन देके कहेगा बताओ इनमें से पर्ल वाइट कौन है। तो पर्ल वाइट तो जब पता होगा ना यार, जब इस हेलाइड का हाइड्रोलिसिस हमें पता होगा। ठीक है, क्लियर है? तो हमें हाइलाइड्स का हाइड्रोलिसिस आना चाहिए। NF3 नहीं होता हाइड्रोलाइज, क्योंकि कहीं पे ऑक्सीजन के लोन पर अटैक करने की जगह ही नहीं है। NCl3 में क्लोरीन पे अटैक होता है। इन दोनों में सेंट्रल एटम पे खुद अटैक होता है, और यहां पे इस तरीके का रिएक्शन ना होके ऐसा आयनिक कंपाउंड वाला रिएक्शन कराया जाता है। ठीक है, समझ में आई ये वाली बात? चलिए, अगर ये वाली बातें आपको क्लियर होती हैं तो अब बात करते हैं नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड्स की। तो बेटा नाइट्रोजन के कई तरीके के ऑक्सी एसिड्स होते हैं। हमारे पास 3 होते हैं जो हमारे NCERT मेंशन करती है। HNO3, HNO2, H2N2O2। ठीक है, HNO3, HNO2, H2N2O2। HNO3 जो होता है इसे बेटा आप बोलते हो नाइट्रिक एसिड। HNO2 जो होता है इसे आप लोग बोलते हो नाइट्रस एसिड। और ये जो होता है H2N2O2 इसे आप बोलते हो हाइपोनाइट्रस एसिड। ठीक है बेटा, ये देखो इनका ना नॉमेनक्लेचर तुम्हें समझ में आना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो तुम नामों में कंफ्यूज होते रहोगे कि कैसे कौन सा नाम आया, कैसे कौन सा नाम आया। ठीक, तो इसका नॉमेनक्लेचर हमें समझ में आना चाहिए। हम इसका नॉमेनक्लेचर कैसे समझेंगे? ध्यान से समझते हैं। हमने क्या बोला इसको? हमने बोला कि देखो, सबसे पहले जो सबसे कॉमन एसिड होता है ना, उसको हमेशा इक एसिड कहते हैं। जो सबसे कॉमन एसिड होता है उसको हमेशा क्या कहते हैं? इक एसिड कहते हैं। तो यहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +5। कैसे निकालना है वो मैं नहीं बता रहा हूं, अब आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो यहां +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, दिस इज अ कॉमन वन। तो यहां पे इसको कहा क्या? नाइट्रिक एसिड। अब इससे जो जस्ट कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा उसको हम कह देंगे अस एसिड, और जो उससे जस्ट कम होगा उसको कह देंगे हाइपो अस एसिड। तो जो सबसे कॉमन है दैट इज इक एसिड, उससे थोड़े कम वाले को अस एसिड, और उससे कम वाले को हाइपो अस एसिड। तो ध्यान से देखो, HNO3 में नाइट्रोजन +5 पे था, नाइट्रिक एसिड। HNO2 की बात करोगे तो 1 + x - 4, ये क्या हो गया? +3। और ये क्या हो जाएगा? 2 + 2x - 4। तो ये कितना हो जाएगा? +1। तो बेटा जी जस्ट कम है, दिस इज नाइट्रस, उससे कम है हाइपोनाइट्रस। ठीक है, ये क्या होते हैं ये तो आपको मैंने नॉमेनक्लेचर करना तो सिखा दिया। इसको फास्फोरस के ऑक्सी एसिड जब पढ़ेंगे ना तो और अच्छे से बात करेंगे। आपको डाउट हो सकता है सर ये ऑक्सी एसिड्स का क्या मतलब होता है? तो बेटा ऑक्सी एसिड्स का मतलब होता है ऐसे एसिड जिनमें हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन या और एलिमेंट्स भी हों। ऐसे एलिमेंट्स के एसिड जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिले हुए हों, या फिर ऐसे समझो तो नाइट्रोजन के एसिड्स जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है। ठीक है सॉरी, ऐसे एसिड जिनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है नाइट्रोजन के साथ में। चलिए, तो बेटा ये सब होते हैं, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट जानना है HNO3 के बारे में। इनके बारे में
नाम पता होना चाहिए, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स वगैरह पता होने चाहिए, बट हमें डिटेल में HNO3 पढ़ना है। ठीक, अगर हमें HNO3 डिटेल में पढ़ना है तो बातचीत शुरू करते हैं HNO3 की प्रेपरेशन से। हमारा वही तरीका है, पहले हम प्रेपरेशन पढ़ते हैं फिर हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्रेपरेशन। प्रेपरेशन का बेटा पहला तरीका, लैब में बनाने के लिए क्या करते हो आप ये रिएक्शन कराते हो। वेरी सिंपल रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन। NaNO3 को H2SO4 से रिएक्ट करवाया, तो बेटा Na प्लस और NO3 माइनस, H प्लस और HSO4 माइनस, आयनिक रिएक्शन है कुल मिला के। क्या किया आपने यहाँ पे, आपने बोला ये आपका Na प्लस है और ये आपका NO3 माइनस है, यहाँ पे ये आपका H प्लस है और ये आपका क्या है HSO4 माइनस, बस रिएक्शन हो गई। NaHSO4 और HNO3 बनाना क्या था, HNO3 बन गया। ठीक है, इजी है ये तो। चलो, अगर ये इजी है तो बेटा ये है जिससे एक्चुअली नाइट्रिक एसिड इंडस्ट्रियली बनाया जाता है लार्ज स्केल में, और इस मेथड को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस। क्या कहते हैं इसको, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। कैसे होता है ओस्टवाल्ड प्रोसेस, तो बेटा ये कैटालिटिक ऑक्सीडेशन पे आधारित है। NH3 का कैटलिस्ट की प्रेजेंस में मैं क्या करवाता हूं, ऑक्सीडेशन करवाता हूं। ऑक्सीडेशन किससे करवाता हूं, ऑक्सीजन से करवाता हूं। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाता हूं ऑक्सीजन से। कैसे करवाता हूं, देखो ध्यान से। मैंने बोला NH3 है, उसका ऑक्सीडेशन करवाया इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इस प्रेशर पे, इस टेम्परेचर पे। ठीक है, तो जब करवाया तो आपका क्या बना, नाइट्रिक ऑक्साइड बना वाटर के साथ। NO क्या बना, नाइट्रिक ऑक्साइड। उस नाइट्रिक ऑक्साइड को फर्दर ऑक्सीजन से कंबाइन करवाया, क्योंकि एयर से है ना, तो एयर से है तो एक्सेस में है, तो जो NO बना वो रुकेगा नहीं, वो और ऑक्सीजन से कंबाइन होगा और क्या बनाएगा, NO2 बनाएगा। ठीक है, तो आपका NH3 है, वो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ में आपने रिएक्ट करवाया कैटालिटिक प्रेजेंस में, ऑक्सीडाइज करवाते हुए NO बना। NO पे रिएक्शन रुकेगी नहीं, वो और एयर के साथ में रिएक्ट करके क्या करेगा, NO2 बनाएगा। अब ये जो NO2 है इसको हम क्या कर देंगे, पानी में डिसॉल्व कर देंगे। जब इसे हम पानी में डिसॉल्व कर देंगे तो HNO3 के साथ में NO निकल जाएगा। HNO3 आपका बन जाएगा और NO निकल जाएगा। ये जो NO निकला है उसको आप रिसाइकल कर सकते हो, क्योंकि एक्चुअली जो अभी बना है ना, इसको आप 68% तक की कॉन्सेंट्रेशन का बना सकते हो। ठीक है, इसको रिसाइकल करके। दिस प्रोसेस इज योर ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ये आपको पता होना चाहिए, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओस्टवाल्ड प्रोसेस पूछ लिया जाता है, स्टेप मार्किंग होती है तीनों स्टेप की, और जेई में तो पूछते हैं ही है, जेई और नीट में तो पूछते ही हैं। ठीक है, चलो ये वाली बात हो गई आपके पास में। अगर HNO3 को आपको और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, आपको इतने के आसपास मिलेगा अभी ये लेबोरेटरी ग्रेड के हिसाब से ओस्टवाल्ड प्रोसेस से, इससे ज्यादा प्योरिटी का बनाना है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, H2SO4 से डिहाइड्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक, चलिए फिर से प्रॉपर्टी, कलरलेस लिक्विड होता है, फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है, प्लेनर मॉलिक्यूल है, हमें स्ट्रक्चर्स बनाने आते हैं। एक्वस सोल्यूशन में ऑब्वियसली आयंस में टूट जाता है, आयनिक इक्विलिब्रियम एसिड है, H प्लस देगा और NO3 माइनस देगा, H प्लस देगा या फिर हाइड्रोनियम आयन देगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा नाइट्रिक एसिड की ये रिएक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट। तो एक लॉजिक समझना जरा, आपको बताया जाता है कि या तो आप मेटल्स का रिएक्शन करवाने वाले हो अब, ठीक है, मेटल्स का रिएक्शन आप दो तरीके से करवाने वाले हो, या तो आप करवाने वाले हो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से, या फिर आप करवाने वाले हो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से। तो कब क्या रिएक्शन होगा, तो बड़े ध्यान से देखें। आपकी रिएक्टिविटी सीरीज होती है ना मेटल की, आप उससे बात करते हो। जो आपके बिल्कुल ही नोबल मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते, जो आपके लेस रिएक्टिव होते हैं लाइक कॉपर वो रिएक्ट करते हैं, और हाई रिएक्टिव लाइक जिंक वो रिएक्ट करते हैं। जो कॉपर टाइप के लेस रिएक्टिव हैं वो आपके पास में क्या दे देंगे, NO, और जो मोर रिएक्टिव हैं वो क्या दे देंगे आपके, N2O। नहीं समझ आई बात, ध्यान से देखो बेटा जी, हम एक ट्रिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास में जो नोबल मेटल्स हैं, लीस्ट रिएक्टिव, जो नोबल मेटल्स हैं जिनको आप कहोगे आपका लीस्ट रिएक्टिव, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये आपके पास में रिएक्ट करते ही नहीं है। जो आपके लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, लीस्ट नहीं लेस, जैसे कि कॉपर, ये क्या करता है, तो बेटा देखो आपको ना कॉन्सेंट्रेटेड के केस में तो सोचना ही नहीं है,
एक तो श्योर बात है, नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो मेटल का नाइट्रेट तो बनाएगा ही बनाएगा, पर साथ में जो गैस निकलेगी तो कॉन्सेंट्रेटेड के केस में तो हमेशा ही क्या निकलेगी, NO2 निकलेगी, चाहे लेस रिएक्टिव हो चाहे मोर रिएक्टिव हो। पर डाइल्यूट के केस में यहां क्या बन जाएगी, N2O। परंतु अगर मैं ले लेता मोर रिएक्टिव या हाईली रिएक्टिव जैसे कि जिंक, तो उस केस में आप क्या करोगे, तो जिंक के केस में आप फिर से जिंक नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा, कॉन्सेंट्रेटेड के केस में तो सवाल ही नहीं है, NO2 ही बननी है, पर डाइल्यूट के केस में यहां पे क्या बन जाती है, NO। ये ट्रिक ध्यान रखो, आपका कभी कोई सवाल गलत होगा ही नहीं। बच्चे गलतियां यही करते हैं, चेक कर लो भैया, मैंने तो गलती नहीं कर दी कहीं बताने में। तो जो कॉपर है वो क्या बनाता है, NO, और जो जिंक है वो क्या बनाता है, N2O। देख लो जान करके, ताकि आप लोगों को ध्यान रहे, कॉपर जो है वो क्या बनाता है, NO, और जिंक जो है वो क्या बनाता है, N2O। ये चीज ध्यान रखें प्लीज। ये जान करके मैंने इसीलिए यहां पे गलत किया है, ताकि आप लोग को ये चीज अनदेखा करवा सकूं कि हम एग्जाम में हंसते हंसते ऐसे ही गलत कर देते हैं। ठीक है, चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई है तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं है। रिएक्शंस हैं आपके पास में, जब कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो पता ही है NO2 ही बनने वाला है हर केस में। मेटल का नाइट्रेट और पानी निकालना इज इजी, वो रिएक्शन उतनी आपको आती है, उतना मैं आप पे फेथ दिखा रहा हूं। पर जब मैं डाइल्यूट की बात करूंगा तो क्या बनेगा, लेस रिएक्टिव के केस में कॉपर और मोर रिएक्टिव के केस में N2O। ठीक है, इस तरीके से ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट होती है। अदरवाइज बच्चा डरता रहता है, कहता है सर मैं तो भूल जाता हूं कब NO2 कब NO कब NO2 कब N2O। तो बेटा बस इतनी सी बातें ध्यान रखो, आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी आसान। कुछ मेटल्स होते हैं जैसे क्रोमियम एल्यूमिनियम, वो रिएक्ट नहीं करते, वो ऑक्साइड की फिल्म बना के रख देते हैं वहां पे। ठीक है, पर गोल्ड प्लैटिनम जैसे हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक, अब उनको रिएक्ट करवाने के लिए आप क्या करोगे, तो उनको रिएक्ट करवाने के लिए बेटा जी आप क्या करते हो, एक्वा रीजिया के सोल्यूशन में इसको डिसॉल्व करते हो। गोल्ड वगैरह के साथ अगर आपको करवाना है तो सम मेटल्स जैसे कि गोल्ड है वो इनसॉल्युबल होते हैं, वो HNO3 में नहीं डिसॉल्व होते, पर वो स्टिल एक्वा रीजिया में घुल जाते हैं। आपको ध्यान है, सोने का पानी, जिसे हम सोने को मतलब साफ करते हैं, जूलर्स जो होते हैं वो एक्वा रीजिया का सोल्यूशन यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें 25% कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 होता है और 75% HCl होता है। बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है इस पे क्वेश्चन कि एक्वा रीजिया का कॉम्पोजिशन बताओ, तो 25% इज HNO3, 75% इज HCl। ये दोनों मिलके ऐसा क्या कमाल करते हैं कि इनमें घुल जाती है चीजें। तो बेटा बात है कि एक्वा रीजिया की एनहांसिबिलिटी इसलिए आती है क्योंकि HNO3 तो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो Cl- है वो कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी रखता है। तो वो दोनों फैक्टर्स जब मिक्स हो जाते हैं तो हमारा फायदा हो जाता है। ठीक है, अब हमने बोला मेटल्स के साथ की रिएक्शंस तो समझ ली, पर नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज करता है नाइट्रिक एसिड। कैसे ऑक्सीडाइज करता है देखो, आयोडीन को आयोडिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहा है, एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड में, और फास्फोरस को फॉस्फोरिक एसिड में। तो हमारे पास नॉन मेटल्स को भी ये ऑक्सीडाइज कर देता है, हर केस में NO2 गैस निकल जाती है और ये प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। ठीक है, नाइट्रिक एसिड समझ में आया आपको। प्रेपरेशन, ओस्टवॉल प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं हम इसके लास्ट टॉपिक पे आज के, ब्राउन रिंग टेस्ट। बेटा मैंने आपको अमोनिया के लिए एक टेस्ट बताया था, नेस्लर्स रिएजेंट वाला, आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस बना करता था उसमें, याद है? ठीक है, फॉर्मूला याद है उसका, याद कर लेना, नहीं है याद तो ठीक है। उसी तरीके से नाइट्रेट्स की प्रेजेंस चेक करने के लिए किसी सॉल्यूशन में टेस्ट होता है ब्राउन रिंग टेस्ट। सिंपल सा टेस्ट है बड़ा, कैसे कैरी आउट करते हैं ध्यान से देखो। हम बेटा Fe2+ का एक्वस सोल्यूशन लाते हैं, उसको नाइट्रेट के साथ में, जो आपको सोल्यूशन दिया हो, आपके पास टेस्ट कैसे करते हो, आपको ना एक सैंपल दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा चेक करो इसमें नाइट्रेट है कि नहीं है। तो नहीं है या है तो आप ब्राउनिंग टेस्ट करके देखोगे। आप क्या करोगे, सपोज करो आपको पता नहीं है नाइट्रेट है, आपको एक सैंपल दिया गया है, आपने उसमें फेरस सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन डाला है एसिडिक मीडियम में, ठीक है, Fe2+ का सोल्यूशन डाला है एसिडिक मीडियम में। जब उसको डालोगे तो आपके पास में क्या बनेगा, NO बनेगा, Fe3+ बनेगा और वाटर बनेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीडाइज हो जाएगा आयरन। जब ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, तो ये जो NO बना रिड्यूस होके, ये क्या करेगा, वो जो Fe2+ का एक्वस सोल्यूशन है उसके साथ फिर से रिएक्ट कर लेगा, और आपका जो टेस्ट ट्यूब का जो इंटरफेस होगा, जहां पे आपने नीचे सॉल्यूशन डाला है, इस इंटरफेस पे क्या होने लग जाएगा, एक ब्राउन कलर की रिंग बनने लग जाएगी। और जब ब्राउन कलर की रिंग बनने लग जाएगी तो दैट फॉर्मेशन ऑफ अ रिंग इज द इंडिकेशन
कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना है, और ये क्यों बना है, क्योंकि इसमें नाइट्रेट आयन है। ठीक है, तो दैट फॉर्मेशन ऑफ अ रिंग इज अ प्रूफ ब्राउन कलर की कि यहाँ पे नाइट्रेट आयन मौजूद है। नहीं बनेगी तो मतलब उस सैंपल में नाइट्रेट आयन नहीं है। नाइट्रेट आयन की प्रेजेंस चेक करने के लिए मैं ये ब्राउन रिंग टेस्ट करवा देता हूँ। ठीक है, पढ़ते हैं एक बार इसको ध्यान से। दिस टेस्ट, the familiar test for nitrate depends on the ability of Fe2+ to reduce nitrates to nitric oxide। क्या वो कर पाते हैं रिड्यूस की नहीं कर पाते, उस पर डिपेंड करता है, जो कि Fe2+ के साथ फर्दर रिएक्ट करेगा एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनाने में। ठीक है, कैसे कैरी आउट करते हैं, हम डाइल्यूट फेरस सल्फेट सोल्यूशन लेते हैं Fe2+ का एक्वा सोल्यूशन का, जिसमें नाइट्रेट आयन है, उसमें डालते हैं और साइड से कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अलग से डालते रहते हैं अलोंग द साइड्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। जब अलग से डालते हैं तो हमारे पास NO बनता है, NO फर्दर Fe2+ के साथ रिएक्ट करता है और एक ब्राउन रिंग बनाता है एट द इंटरफेस, और वो इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन। So this was brown ring test for you. This was the qualitative test to check, to detect the presence of nitrate ion. इसके साथ बेटा मैंने नाइट्रोजन की सारी चीजें खत्म करी आपके साथ। ग्रुप 15 खत्म नहीं करा है, ग्रुप 15 तो अभी चलेगा, पर नाइट्रोजन की सारी चीजें मैंने आपके साथ क्या कर दी, खत्म कर दी। अगले लेक्चर में हम फास्फोरस की बातें करेंगे। मैंने कहा था ना हर ग्रुप के 2 एलिमेंट्स हम डिटेल में डिस्कस किया करेंगे। नाइट्रोजन अच्छे से डिस्कस कर दिया, फास्फोरस अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। इसकी डीपीपी आपको मिल जाएगी, प्रैक्टिस करके आइएगा, जितना पढ़ाया है अच्छे से पढ़ के आइएगा, समझ के आइए चीजें, उसके आगे हम लोग बात करेंगे फिर अगले सेशन में। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगले सेशन में मिलते हैं, अनदर पावर पैक सेशन, जहां पे हम बात करेंगे फॉस्फोरस के बारे में। बेटा एक बात आखिरी बोलना चाहूंगा, आप लोग प्लीज एनसीईआरटी साथ साथ पढ़ते रहिए। जो भी यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, जब भी आप डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले मेरा सेशन सुनो, फिर एनसीईआरटी पढ़ो, फिर डीपीपी सॉल्व करो, और फिर जो भी आपका एक्स्ट्रा मटेरियल है वो सॉल्व करो। ठीक है, क्लैरिटी मिलेगी। जो एनसीईआरटी का हवा होता है ना बच्चों के दिमाग में, पी ब्लॉक है, बहुत रटंत है, बहुत सारे पेजेस है, बहुत सारा कुछ याद करने का, रटना 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 है, वो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से लेक्चर सुनो, एनसीईआरटी गो थ्रू करो, प्रैक्टिस करो। अगले सेशन में मिलते हैं अगली कंपाउंड्स के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।